हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस ग्लोबल एकेडमी, ए फैक्ट्री ऑफ टॉपर्स में आप सभी का स्वागत है। आप देखिए, ये जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज का लेक्चर नंबर 2 है, जैसा कि आपसे बोला गया था। और हम जो कंप्लीट कर रहे हैं वो 25 डेज हार्ड चैलेंज सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं। 25 डेज हार्ड चैलेंज सीरीज लगातार आप 25 दिन आप मुझे दें, आप बोर्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। हमारे पहले भी बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है ऑफलाइन मोड में। अब देखिए, हमारा अपना चैनल भी है जीनियस ग्लोबल एकेडमी फॉर फिजिक्स के नाम से यूट्यूब पर, और दूसरा जीनियस ग्लोबल एकेडमी हमारा प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन भी है। इन सभी चीज़ों को आप एप्लीकेशन से भी पढ़ सकते हैं और यूट्यूब से भी आप पढ़ सकते हैं। ये आपके लिए एक फ्री कंटेंट है। तो आज की क्लास में जो हम कवर करेंगे, पिछली लेक्चर 1 में जो हमने कवर किया था मेथड ऑफ चार्जिंग कूलम्ब्स लॉ इन स्केलर फॉर्म एंड वेक्टर फॉर्म, हमने कवर किया था। आज की क्लास में जो हम कवर करने वाले हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी क्या है। यहाँ से कुछ बेसिक सवाल हमसे पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, और गॉस लॉ के बारे में पढ़ना है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में भी पढ़ना है। छोटे छोटे सवाल हमसे यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। देखिए, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, आपको पूरे लेक्चर की, पूरी यूनिट की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि आपके केस बेस्ड स्टडी या कॉम्प्रिहेंसिव टाइप के जितने भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे या एमसीक्यू सवाल होंगे, तो वो इन्हीं छोटी छोटी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होंगे। तो आपको पूरे यूनिट की आपको समरी मालूम होनी चाहिए। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारा क्या होता है, तो इसके बारे में अब हमें पढ़ना है। सबसे पहले देखिए, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि मेरे पास एक लार्ज चार्ज है। यहां पर मेरे पास कोई क्यू क्या है, एक लार्ज चार्ज है। लार्ज चार्ज के बाद हमारे पास कोई एक क्या है, टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज को हम क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और टेस्ट चार्ज के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं, टेस्ट चार्ज हमारा वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड का चार्ज होता है। कैसा? वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड, वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड का चार्ज होता है। और इसी के साथ साथ ये पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर है? अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने एक तो टेस्ट चार्ज लिया और एक क्या है आपका लार्ज चार्ज लिया, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, बहुत ज्यादा है, जिससे इस चार्ज की वजह से जो हमारी फील्ड पैदा हो रही होंगी उनको बहुत आसानी से हम समझ पाएंगे। इसी वजह से टेस्ट चार्ज को हमने वेरी स्मॉल लिया है। जब कोई पर्सन इस टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव चार्ज की तरफ लेकर के जा रहा था, जब इस टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव चार्ज की तरफ लेकर के जा रहा था, तो ये टेस्ट चार्ज रिपेल हो रहा था। अगर इसी लार्ज चार्ज को अगर मैं नेगेटिव नेचर का कर देता हूं, तो जब हम टेस्ट चार्ज को अपनी हथेली पर मान लीजिए रख करके ले जा रहे हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज की ओर क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा था। तो फिर हमने क्या जाना कि यहाँ ये जो चार्ज है, इस चार्ज से हमारी कुछ इमेजिनरी फील्ड लाइंस निकलती हैं। पॉजिटिव चार्ज से तो इमेजिनरी फील्ड लाइंस हमारी बाहर की ओर निकलती हैं, और इन्हीं फील्ड लाइंस को हमने क्या नाम दे दिया, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नाम दे दिया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रही हैं, रिपेल कर रही हैं। तो अगर नेगेटिव चार्ज अगर हम लेते हैं, तो नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, अंदर की ओर जा रही थी, जो टेस्ट चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही हैं। क्लियर है सभी को? अब देखिए, हम यहां पर एक बात कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से हमारी ये जो फील्ड लाइंस हैं, इन्हीं इमेजिनरी फील्ड लाइंस को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नाम दे दिया। क्या होती हैं? ओरिजिनेट होती हैं कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पॉजिटिव चार्ज से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, और ओरिजिनेट होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और नेगेटिव चार्ज की अगर हम बात करें, तो नेगेटिव चार्ज में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, टर्मिनेट होती हैं। क्लियर है? तो मैं यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाना चाहूँ, तो किस तरीके से बनाऊंगा? मान लीजिए ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, और इस नेगेटिव चार्ज में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की ओर जा रही हैं। क्लियर है सभी को? तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में आपने जान लिया। देखिए, एक बात जानने की कोशिश करिएगा, जब पॉजिटिव चार्ज से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो ये टेस्ट चार्ज हमारा क्या हो रहा था, रिपेल हो रहा है। क्लियर है? रिपेल हो रहा है।
और अगर इसी टेस्ट चार्ज को यहां पर रखा जाए तो ये नेगेटिव चार्ज की ओर क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा टेस्ट चार्ज है हमेशा किधर की तरफ मोशन करता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये है। तो अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एक्सप्लेन कैसे किया, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एक्सप्लेन ऐसे किया, इट इज द इमेजनरी फील्ड लाइंस। एक्चुअल में ये इमेजनरी फील्ड लाइंस हैं, ये हमें दिखाई नहीं देती कि किसी चार्ज से ये फील्ड लाइंस निकल रही हैं। इट इज द imaginary field lines in which test charge is moving in the direction of electric field lines if allowed to do it। अगर इस टेस्ट चार्ज को मोशन करने के लिए अलाउ किया जाए तो ये हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में ही मोशन करता है। अगर इसको अलाउ किया जाए, मान लीजिए आप पकड़ के ही बैठ गए, तो कैसे ये मोशन कर पाएगा। तो आपने इसके बारे में जाना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी क्या हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर हम बात करें, कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मैग्नीट्यूड क्या है, तो उसी मैग्नीट्यूड को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलने का काम करते हैं। सबसे पहली बात, ये तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारा कैसा कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, और इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारा क्या है, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है। कैसा है, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है। या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ही किसी एक जगह पर मैग्नीट्यूड निकाल देना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। अब देखिए, इससे आगे की बात मैं आपसे कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर हम बात करें तो ये हमारी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है, और इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, ई के ऊपर वेक्टर लगा दिया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए, इसको न्यूमेरिकल स्टेटमेंट कैसे दिया जाएगा, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई, ठीक है, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये स्टेटमेंट आप सभी को समझ में आया होगा, क्लियर है। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर बात की जाए तो आपने इसके बारे में जान लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यहां से अगर मैं यूनिट निकालना चाहूं तो फोर्स की क्या हो गई, न्यूटन, और चार्ज की क्या हो गई, कूलाम हो गई। क्लियर है सभी को। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स अपॉन चार्ज हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। तो आपने इसके बारे में समझा कि क्या है क्या नहीं है, क्लियर है। तो यहां तक की चीजें आप सभी को समझ में आई, क्या है क्या नहीं। अब देखिए, यहां पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, यहां पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला जाना, इसका यूनिट क्या है क्या नहीं है। अब देखिए, एक और पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, इस पॉइंट को समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि ये हमारा बड़ा लार्ज चार्ज था और ये हमारा टेस्ट चार्ज था, ये आर दूरी पर है। आपने पिछली क्लास में पढ़ा है कि इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स का कितना होगा, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर के बराबर होगा कि नहीं, हो गया, अपॉन आर स्क्वेयर, ठीक है, डिस्टेंस के स्क्वेयर के बराबर। क्या क्यू नॉट चार्ज को, इस क्यू नॉट चार्ज को मैं फोर्स के नीचे लेकर के आ सकता हूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, तो E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर हो गया। इसका मतलब क्या है, किसी क्यू चार्ज की वजह से, किसी क्यू चार्ज की वजह से आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो होगी कितने के बराबर, के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर के बराबर होगी। तो ये पॉइंट आप सभी को समझ में आए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के हमारे दो फॉर्मूले निकल के आए हैं। एक फॉर्मूला हमारा क्या है, सबसे पहले फोर्स अपॉन चार्ज, दूसरा है क्यू चार्ज की वजह से आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर होती है। यहां तक की चीजें आप सभी को समझ में आई, क्या है क्या नहीं है। अब देखिए, हमसे जो सवाल पूछा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड, ग्राफ से रिलेटेड, सीबीएसई 2016 में सवाल पूछा गया था। अब देखिए, जो अभी तक आपने फॉर्मूले पढ़े हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, ये होता है फोर्स अपॉन चार्ज। वैसे हमने एक्सप्लेन करने के लिए टेस्ट चार्ज लिया था, क्योंकि एक से निकलने वाली
फील्ड लाइंस को हम ऑब्जर्व करना चाहते थे। वैसे हम फोर्स अपॉन चार्ज करते हैं, कोई भी चार्ज करते हैं तो यही क्या कहलाएगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगा। और दूसरा आपने क्या जाना, किसी क्यू चार्ज की वजह से, किसी क्यू चार्ज की वजह से आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होती है। क्लियर है? तो हम मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल्स टू फोर्स अपॉन चार्ज बराबर होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के बराबर। यहां तक की कहानी सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए इस बात को मैं ये भी लिख सकता हूं, ध्यान देने की कोशिश करिएगा। अगर E बराबर एफ अपॉन क्यू है तो F बराबर क्यू ई लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या है, अगर किसी क्यू चार्ज को E इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो वो चार्ज कितना फोर्स फील करेगा, क्यू ई के बराबर फोर्स फील करेगा। क्लियर है? यहां तक आप सभी को समझ में आया, फॉर्मूला आप सभी को समझ में आ गया। फोर्स अपॉन चार्ज होता है या के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के अलावा अगर किसी क्यू चार्ज को E इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स कितने के बराबर होगा, क्यू ई के बराबर होगा। तो यहां तक की चीजें आप सभी को समझ में आ गई होंगी क्या है क्या नहीं। अब देखिए नेक्स्ट हम यहां पर समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमसे 2016 में सवाल जो पूछा गया है, इस सवाल को समझना है। प्लॉट द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस। कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बनाना है। कई दफा ये सवाल पूछा गया है, हालांकि मैंने इंडिकेटेड 2016 ही किया है, कई बार इस तरीके का सवाल पूछा गया है और स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको गलत भी करके आते हैं। यहाँ पर मैंने दो केस लिए हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज का केस लिया है और दूसरा क्या आपका नेगेटिव चार्ज का केस लिया है। तो स्टूडेंट क्या गलती करते हैं यहाँ पर, अक्सर ध्यान दें कि क्यू चार्ज की वजह से, पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ग्राफ बनाइए, माइनस क्यू चार्ज की वजह से बनाइए। तो वो क्या सोचते हैं, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर निकलती हैं तो उन्होंने इस तरीके से बना दिया। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की ओर जा रही हैं तो उन्होंने इस तरीके से बना दिया। क्लियर है? यहां पर ध्यान दें, विशेष आपको ग्राफ को प्लॉट करना है, ना कि ये आप बताना कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती हैं या नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट होती हैं, ये कुछ नहीं बताना है। हमें ये बताना है कि प्लॉट द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस हमें बताना है। बहुत अच्छा सवाल है, कई दफा ये सवाल आपसे पूछा गया है। अब देखिए, चलिए इस सवाल को हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान दें, सबसे पहले अगर इस तरीके, पहला केस है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए हमें बनाना है, किसके लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए बनाना है। सबसे पहला काम क्या करना है, एट फर्स्ट प्लेस द चार्ज एट ओरिजिन। हमने यहां पर एक्स और वाई एक्सिस बना दी, वाई एक्सिस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ले ली और एक्स एक्सिस पर हमने डिस्टेंस आर ले ली। ठीक है, और आप सभी को मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का रिलेशन क्या होता है, E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर के बराबर होता है, क्योंकि क्यू चार्ज की वजह से आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आई हमारी, के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर आई। अब देखिए आप सभी को इतना भी मालूम है, क्यू चार्ज कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो ये ग्राफ किसका होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ होता है। क्लियर है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ होता है, हाइपरबोलिक ग्राफ। क्लियर है? अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसके लिए जो ग्राफ आने हैं वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ ही आएगा। अब इससे आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दें। पॉजिटिव चार्ज को हमने ओरिजिन पर रख दिया, ओरिजिन पर रखने के बाद पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, बाहर की ओर निकलती हैं। तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर निकाल दी, और आपको ये भी मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी इन होल फिजिक्स ऑलवेज टेकन विद साइन, हमेशा साइन के साथ लेते हैं। ठीक है, अब एक बात बताइए, अगर ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव। इसको पॉजिटिव लिखें, जो माइनस के एक्स एक्सिस की ओर जा रही है उसको कैसा लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे। अब देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव लिखने के बाद अब क्या करना है, आगे का नेक्स्ट पॉइंट, आपको हाइपरबोलिक ग्राफ बनाना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव है, तो देखिए पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस वाले ग्राफ में आएगी कि नहीं आएगी। तो इसका ग्राफ जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ है वो इस तरीके से होगा, और ये वाली लाइन टच कहां पर करेगी, इन्फिनिटी पर जाकर के टच करेगी। अब देखिए
यहाँ पर प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड है तो नीचे माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है तो हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेगेटिव है। तो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस भी नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव इसमें आएंगे कि नहीं आएंगे। तो इसका रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर है। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ आप सभी को समझ में आ गया क्या है क्या नहीं है। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट समझने की कोशिश करिएगा। यहां पर हमने पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ हमने जान लिया। उसी सेम मेथड से हम क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज के लिए निकालेंगे। फॉर नेगेटिव चार्ज क्यू, माइनस के क्यू चार्ज को हमने कहां पर रखा, ओरिजिन पर। अब देखेंगे कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगे। इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें अंदर जा रही हैं और इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें अंदर की ओर जाती हैं। मैंने आपको बताया पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं, नेगेटिव चार्ज में जाकर के क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट होती हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां पर माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर जा रही है तो इसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव। इसका मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी कैसी हो जाएगी, प्लस के एक्स एक्सिस की ओर जा रही है तो इसको आप पॉजिटिव ले लो। क्लियर है। अब देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव आप सभी को समझ में आ चुका है कि नेगेटिव और पॉजिटिव हमें कैसे लेना है। जो प्लस के एक्स एक्सिस की ओर जा रही हो तो उसको पॉजिटिव, और जो नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर जा रही हो तो उसको कैसे लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो पॉजिटिव नेगेटिव आप सभी को समझ में आ गया। ये नेगेटिव है तो रेक्टेंगुलर हाइपर नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, अब देखिए ये इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो या तो इधर बनेगा ग्राफ या इधर बनेगा। इसके लिए तो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड तो नीचे की ओर आएगी, इस वाले रीजन में आएगी। तो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए हाइपरबोलिक ग्राफ ये बन गया। पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए इधर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या तो इसका ग्राफ इसमें होगा या इसमें होगा। तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के लिए हाइपरबोलिक ग्राफ कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो आप सभी को समझ में आ गया कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ वर्सेस डिस्टेंस कैसे बनाना है कैसे नहीं। तो आप सभी को ये सवाल समझ में आया होगा, आई होप। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर हम यहाँ पर जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए एक सवाल और है हमारा जो यहाँ से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, हमारे पास मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में अगर हमने कोई भी चार्ज क्यू रखा तो इस क्यू चार्ज को अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, क्यू ई के बराबर लगेगा। क्लियर है। माइनस का क्यू चार्ज रखा तो इसके ऊपर फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगेगा, क्यू ई के बराबर फोर्स लगेगा। डायरेक्शन चेंज हो गई। आप ऐसे समझ सकते हैं यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, उस पॉजिटिव चार्ज से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको ऐसे रिपेल करेगा तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स क्यू ई इस डायरेक्शन में होगा। इस नेगेटिव चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। तो ये पॉइंट आप सभी को समझ में आया होगा। बेसिक पॉइंट है तो आपने इसके बारे में जान लिया क्या है क्या नहीं है। अभी तक जो मैंने आपको समझाया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में आपको समझाया है क्या है क्या नहीं है। अब देखिए हमसे एक सवाल है जो असर्शन एंड रीजन में सवाल हमसे पूछा गया है। इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। असर्शन एंड रीजन की अगर बात की जाए तो हमें रिंग से रिलेटेड सवाल पूछा गया था। अब देखिए रिंग के बारे में हम यहाँ पर जानने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि रिंग के ऊपर जो चार्ज फैला हुआ है वो किस में फैला हुआ है, लाइन में फैला हुआ है। जब चार्ज हमारा लाइन पर फैला हुआ हो तो उसको क्या कहेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी कहेंगे। क्लियर है। जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, लैम्डा से। लैम्डा बराबर क्या होगा, जब कोई भी चार्ज क्यू लेंथ में फैला है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब दूसरा सरफेस चार्ज डेंसिटी आप सभी जानते हैं। ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। जब कोई भी चार्ज हमारा एरिया में फैला हुआ हो, किसमें, एरिया में, चार्ज अपॉन एरिया क्या कहलाता है, सिग्मा कहलाता है या सरफेस चार्ज डेंसिटी। तीसरी हमारी डेंसिटी है जिसका नाम क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है।
वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, जब कोई भी चार्ज वॉल्यूम में फैला हुआ हो, पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ हो, तो वहां पर क्या आएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आएगा। अब देखिए इनको कैसे डिफरेंट, आपको पता कैसे चलेगा, चार्ज की यूनिट कूलाम पर मीटर, इसका मतलब लेंथ में फैला है चार्ज तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, कूलाम पर मीटर स्क्वायर अगर आ गया तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, कूलाम पर मीटर क्यूब आ गया तो क्या हो गया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो गया। यहां तक की कहानी आप सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए यहां तक आप सभी को समझ में आया कि लीनियर चार्ज डेंसिटी हमारा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है। तो इस तरीके के ये पॉइंट आप सभी को समझ में आए होंगे। अब हम सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान दें। सवाल क्या है, हमारे पास कोई एक रिंग है, हमारे पास क्या है, कोई एक रिंग है, और इस रिंग के ऊपर क्या है, क्यू चार्ज हमारा फैला हुआ है, कितना क्यू चार्ज फैला हुआ है, और ये हमारा सेंटर है। इस सेंटर की अगर बात करें, ध्यान दें, इस सेंटर पर हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें बतानी है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है, क्या होगी क्या नहीं होगी, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं कोई डीक्यू चार्ज यहां पर सेलेक्ट कर लेता हूं, स्मॉल डीक्यू चार्ज, इस स्मॉल डीक्यू चार्ज की वजह से सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, जैसे मैंने आपको बताया था क्यू चार्ज की वजह से आर दूरी पर पॉइंट पी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, पी पॉइंट पर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, इस तरीके से, क्योंकि इससे बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, ठीक है। अगर यही नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या हो जाती, अगर ये नेगेटिव चार्ज ले लें तो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन फिर ये हो जाएगी। तो यहां तक ये पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया क्या है क्या नहीं है। अब देखिए आगे का पॉइंट जानिएगा, अगर मैंने ये डीक्यू चार्ज लिया तो इस डीक्यू चार्ज की वजह से इस पी पॉजिटिव चार्ज है तो कितनी के क्यू, क्यू चार्ज तो डी क्यू के बराबर है अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, रेडियस है यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, रेडियस के बराबर है। अगर इसी के जस्ट अपोजिट, इसी के जस्ट अपोजिट अगर मैं एक डी क्यू चार्ज और सेलेक्ट कर लेता हूं तो इस डी क्यू चार्ज की वजह से आर दूरी पर इसी सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की ओर होगी, इसके जस्ट अपोजिट, वो भी कितने, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होगी। क्लियर है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी क्योंकि इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी मैं DQ सेलेक्ट करता हूं, उसके जस्ट अपोजिट कोई भी DQ अगर मैं सेलेक्ट करता हूं यहां पर, तो वो एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, अगर इस रिंग के ऊपर कंप्लीट चार्ज मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज फैला है तो इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, हमारी 0 के बराबर हो जाएगी। क्लियर है सभी को। अब सवाल ये कि हमारी अगर ये हाफ रिंग हो जाए तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इंटेंसिटी होगी, अगर ये क्वार्टर रिंग हो जाए तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो यहां से असर्शन एंड रीजन का सवाल आपसे पूछा गया है पहले भी पेपर में, तो इसको ज्यादा डिटेल्ड में नहीं पूछा जाएगा, केवल असर्शन एंड रीजन या MCQ टाइप का सवाल यहां से पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। शॉर्ट ट्रिक क्या है हमारी, ध्यान दें। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर, उसको आप कैसे कर सकते हैं, 2k लैम्डा बाई आर, आर क्या है आपका, रेडियस ऑफ रिंग, इनटू साइन अल्फा बाई 2। क्लियर है। अब देखिए यहां पर जानने की कोशिश करें, ये अल्फा जो है, ये जो अल्फा है, अल्फा क्या है, ये एक एंगल है, एंगल मेड ऑन द सेंटर ऑफ रिंग, सेंटर ऑफ रिंग, रिंग के सेंटर पर हमारा कितना एंगल बन रहा है तो उसी को अल्फा कहेंगे। अब देखिए कंप्लीट की अगर बात करें, कंप्लीट रिंग के लिए अल्फा एंगल कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर 360 इसमें पुट करूंगा 360 अपॉन 2 तो साइन 180 हो जाएगा, साइन 180 की वैल्यू 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर ये हाफ रिंग हो जाती है और लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, लैम्डा का मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो अल्फा की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी हाफ रिंग के लिए, 180। ठीक है,
180 हो जाएगी। तो यहाँ पर 180/2 करूंगा तो साइन 90 आ जाएगा। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर कितनी हो जाएगी? 2k लैम्डा बाई आर हो जाएगी। क्लियर है? अगर कोई भी क्वार्टर रिंग लेता हूं, क्वार्टर रिंग मान लीजिए मैंने, ये हमारी कौन सी रिंग हो गई? क्वार्टर रिंग हो गई। क्वार्टर रिंग यहां से आप देख पा रहे हैं, ये वाली हमारी क्वार्टर रिंग है। क्वार्टर रिंग इस सेंटर के साथ कितना एंगल बना रही है? कितना एंगल बना रही है? 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो साइन 90/2 करूंगा तो साइन 45 हो जाएगा। और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। तो 2k लैम्डा बाई आर इंटू 1/√2। क्लियर है? √2 से ये √2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? ये √2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। एक सेकेंड। अब देखिए √2 टाइम्स ये कैंसिल हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? √2k लैम्डा बाई आर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई कहां पर? सेंटर पर। क्लियर है सभी को? तो आप किसी भी सेक्टर की वजह से भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप निकाल सकते हैं, क्या है क्या नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहां पर समझने की कोशिश करिएगा। अब हम सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं जो हमसे असर्शन एंड रीजन में सवाल पूछा गया है। हमसे कह रहा है कि हाफ ऑफ द रिंग इज यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज। हमारी हाफ रिंग क्या है? यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर है? और दूसरा एंड अदर हाफ यूनिफॉर्मली नेगेटिव चार्ज। और हमारी जो अदर हाफ है ये नेगेटिवली चार्ज है। क्लियर है? द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट सेंटर। तो हमें ये बताना है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी सेंटर पर। ध्यान दें, सबसे पहली बात, इस यहां पर अगर मैं कोई भी DQ चार्ज ले लेता हूं तो इस आप हाफ रिंग की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता सकते हैं कितनी आएगी? 2k लैम्डा बाई आर। लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2k लैम्डा बाई आर नीचे की ओर होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर निकलती हैं। और ये जो हमारी अदर नेगेटिव चार्ज वाली है, इसकी वजह से भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेंटर पर कितनी होगी? 2k लैम्डा बाई आर। लेकिन उसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उसी की तरफ होती है, टुवार्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो दूसरा भी क्या हो गया? 2k लैम्डा बाई आर। तो सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? 4k लैम्डा बाई आर हो जाएगी। क्लियर है? अब हमसे ये क्या कह रहा है? ध्यान दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है सेंटर पर। नहीं, जीरो कब होगी? जब पूरी रिंग के ऊपर क्या आपका एक जैसा चार्ज फैला हुआ हो, या तो नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ हो। तो इसका मतलब क्या है? असर्शन हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। रीजन हमसे क्या कह रहा है? एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। अब देखिए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की अगर बात की जाए, ध्यान दें, अगर एक जैसा चार्ज अगर हमारा फैला हुआ है तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारी जीरो हो जाएगी। ठीक है? लेकिन ये इसका रीजन नहीं है। क्लियर है? ये इसका रीजन नहीं है। वैसे रीजन तो हमारा सही है, क्या यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग हम कोई भी ले लेते हैं, एक जैसे चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव की, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो जीरो हो जाएगी। लेकिन ये इस बात का करेक्ट आंसर नहीं है, करेक्ट रीजन नहीं है। रीजन करेक्ट है, लेकिन हमारा असर्शन का क्या आपका एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्लियर है? तो यहां तक उम्मीद करता हूं कि यह पॉइंट आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे की स्लाइड पर चलते हैं। ठीक है? आगे की स्लाइड में हम आज की अब जो पढ़ना चाह रहे हैं वो किसके बारे में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में और आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ना है। मैं आपको बता रहा हूं कि एक सवाल यहां से पूछा जा सकता है और एग्जाम में भी पूछा गया है कि व्हाट इज आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है और इसका एग्जाम्पल क्या होता है। तो ये सवाल आपसे पूछा भी गया है। ठीक है? अब देखिए सबसे पहले हम ये जानना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, और उसके बाद साथ साथ हम पढ़ेंगे कि आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहते हैं। इसके बारे में अब हमें समझना है। ध्यान दें, अब देखिए सवाल क्या है, ध्यान दें। इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहेंगे? अगर हमारे पास दो इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज हैं और अपोजिट नेचर के चार्ज हैं, अगर उनको क्या है वेरी स्मॉल डिस्टेंस पर रख दिया जाए तो उस पूरे सिस्टम ऑफ चार्ज को क्या नाम दिया जाएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल नाम दिया जाएगा। क्लियर है? अब देखिए मैंने यहां पर लिखा है इफ टू चार्जेस ऑफ इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर आर प्लेस्ड एट ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस
और वेरी स्मॉल डिस्टेंस पर अगर उनको रख दिया जाए तो दिस सिस्टम ऑफ चार्ज is called इलेक्ट्रिक डाइपोल क्लियर है। इसी सिस्टम ऑफ चार्ज को हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल नाम देंगे। तो यहां तक की चीजें आप सभी को समझ में आ गई। अब देखिए मैंने यहां पर क्या किया है कि दो चार्ज है, माइनस का क्यू और एक प्लस का क्यू है, इनको 2l डिस्टेंस पर रख दिया। तो इट मींस ये 2l जो डिस्टेंस है हमारी, यहां पर जो हमारी दिस सिस्टम ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल क्लियर है। आप देखिए नेक्स्ट यहां पर 2l डिस्टेंस पर इन दोनों चार्ज को रख दिया। इट मींस इसका मतलब क्या है, ये जो हमारा चार्ज है, ये जो डिस्टेंस है 2l, ये डिस्टेंस कैसी रही है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस है क्लियर है। वेरी स्मॉल डिस्टेंस, इट टेंड्स टू जीरो, लगभग जीरो के करीब है, बिल्कुल दोनों चार्ज क्या है आपका पास पास में बैठे हुए हैं ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट अगर बात की जाए तो आप इस सिस्टम ऑफ चार्ज को हमने क्या नाम दिया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने नाम दे दिया है क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट यहां पर जानिएगा, अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि व्हाट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी इन दोनों में से कोई भी एक चार्ज ले लो, लेकिन उसको पॉजिटिव कर दो, उसका मैग्नीट्यूड ले लो। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना हो गया, Q क्लियर है। अगर आपसे पूछा जाए कि नेट चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो नेट चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तब आपको सवाल का आंसर क्या करना है, 0 ठीक है। अब देखिए सबसे पहली बात, जितने भी हमारे डाइपोल हैं, हर डाइपोल के पास क्या होता है, अपना उनका डाइपोल मोमेंट होता है, जिसको क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम बोलने का काम कर रहे हैं ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक्चुअल में P से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर लगाया है। अब देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को तो वैसे बहुत डेप्थ में पढ़ा जाता है, लेकिन यहां पर मैं सीधे सीधे आपको समझा रहा हूं। डाइपोल मोमेंट की अगर बात करें तो डाइपोल मोमेंट की कैलकुलेशन कैसे होती है, चार्ज ऑन डाइपोल मैंने आपको बताया है Q इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने क्या मानी है, 2l मानी है। तो Q इंटू 2l क्या हो गया, डाइपोल मोमेंट हो गया। अब सवाल ये है कि अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ठीक है। डायरेक्शन की अगर बात करें तो इसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। तो यहां तक की बात आप सभी को समझ में आ गई, क्या है क्या नहीं है। अब देखिए मैं आपको और समझाना चाह रहा हूं, अगर आपसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, तो आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल का वो एग्जाम्पल भी आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का हमारा एग्जाम्पल क्या है क्या नहीं है। आप देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल के अगर मेरे को एग्जाम्पल बताने हैं तो मैं यहां पर लिख सकता हूं एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स हैं ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, वो सभी बिहेव करते हैं किसकी तरह, आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं। केमिस्ट्री में आपने पोलर मॉलिक्यूल पढ़ा होगा, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके ऊपर क्या है, कुछ रीजन में स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स बोलने का काम करते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स के हमारे एग्जाम्पल कौन है पोलर मॉलिक्यूल्स के हमारे एग्जाम्पल कौन है, HCl ठीक है, HCl। देखिए H के ऊपर पॉजिटिव, Cl के ऊपर नेगेटिव। अगर HCl को देखेंगे तो स्लाइटली इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, स्लाइटली कैसा है, नेगेटिव चार्ज है ठीक है। इसके अलावा NH3 को अगर आप देखें, NH3 आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो ये भी हमारा क्या है, पोलर मॉलिक्यूल्स है। इसके अलावा आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया होगा वाटर, H2O भी हमारा क्या है, पोलर मॉलिक्यूल्स है। आपने H2O को देखा होगा, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज है। अब देखिए तो हम कह सकते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स हमारे कौन से होते हैं, जिनके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है ऐसे मॉलिक्यूल्स, और स्लाइटली कुछ रीजन में नेगेटिव चार्ज होता है, उनको पोलर मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। क्लियर है। अब सवाल ये है, देखिए बोर्ड के एग्जाम में हमसे एक सवाल पूछा जा चुका है, व्हाट इज आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल। आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, तो ये सवाल हमसे पूछा जा चुका है।
अगर किसी डायपोल के बीच की डिस्टेंस को बहुत ज्यादा डिक्रीज किया जाए, इलेक्ट्रिक डायपोल की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल की अगर बात की जाए, ध्यान दें, इलेक्ट्रिक डायपोल के बीच की डिस्टेंस को वेरी स्मॉल कर दिया जाए और चार्ज को वेरी लार्ज कर दिया जाए, तो वो इलेक्ट्रिक डायपोल किसकी तरह बिहेव करता है, फिर आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाता है। क्लियर है? इफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज decreases and magnitude of charge increases is called ideal इलेक्ट्रिक डाइपोल। आप देखिए, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि Q इंटू 2L, ध्यान दें, Q इंटू 2L का जो प्रोडक्ट है ये क्या ऐसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। क्लियर है? यहां तक की कहानी आप सभी को समझ में आ गई। डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल्स, चार्ज के बीच की डिस्टेंस को बहुत ज्यादा डिक्रीज कर दिया जाए, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया जाए, लेकिन Q इंटू 2L का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहे, तो वो क्या कहलाएगा, फिर आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाएगा। ये बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। आप अपने सैंपल पेपर्स में देख पाएंगे कि इस तरीके के सवाल हैं। अब देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, वो पोलर मॉलिक्यूल्स हमारा आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव नहीं करते हैं। ठीक है? तो आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल के हमारे एग्जाम्पल क्या होंगे, आपने बायो में पढ़ा होगा, बायो मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है? बायो मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन की अगर बात करें, बायो मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल के एग्जाम्पल हैं। क्लियर है? तो यहां पर आप सभी को समझ में आया, पोलर मॉलिक्यूल्स हमारे आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव नहीं करते हैं। ये पॉइंट आप ध्यान रखना। ये सवाल हमसे बोर्ड में पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है, आपके सैंपल पेपर्स में भी होगा जो आप फॉलो कर रहे होंगे। अब देखिए, यहां पर आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल समझ में आया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा क्या है क्या नहीं है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड आगे की कहानी हम यहां पर जान रहे हैं। अब देखिए, नेक्स्ट यहां पर जानने की कोशिश करिएगा। हमारे पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये माइनस का क्यू चार्ज, ये प्लस का क्यू चार्ज। आप सभी को इतना तो पता चला है कि डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के पास क्या होता है, अपना डाइपोल मूवमेंट, और डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। अब देखिए, जिस लाइन से ये दोनों चार्ज आपस में मिले रहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के, ठीक है, उस लाइन को हम क्या नाम देते हैं, एक्सियल लाइन कहते हैं। और एक्सियल लाइन पर अगर हमारा कोई भी पॉइंट है तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, एक्सियल पॉइंट हम बोलते हैं। क्लियर है? अब देखिए, नेक्स्ट यहां पर जानने की कोशिश करिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल, देखिए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने कितनी ली थी, 2L, लेकिन वो 2L फिर भी कैसी है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस है। अगर ये डिस्टेंस L है, तो ये डाइपोल के लिए किसकी तरह काम कर रहा है, ओरिजिन हो गया। ये क्या कहलाएगा, ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखिए, ऐसी लाइन जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से पास कर रही है और एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इक्वेटोरियल लाइन। और इस इक्वेटोरियल लाइन पर कोई भी अगर हमारा पॉइंट है तो इस पॉइंट को हम नाम देते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है? तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है? अब देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल को सॉल्व करने के लिए कुछ हमारी एजम्पशन है, वो एजम्पशन अगर आप कंप्लीट करते हैं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड हर सवाल आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ध्यान दें, एजम्पशंस हमारी क्या है, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। जितनी भी हमारी डिस्टेंस है वो सभी की सभी डिस्टेंस कहां से मेजर करी जाएंगी, इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से ही मेजर करी जाएंगी। मान लीजिए किसी ने कहा कि एक्सियल पॉइंट इलेक्ट्रिक डाइपोल से x दूरी पर है, तो ये x डिस्टेंस कहां से होगी, सेंटर से होगी। तो ये x डिस्टेंस आप सभी को समझ में आ गई क्या है क्या नहीं है।
अब दूसरा पॉइंट यहां पर जानने की कोशिश करिएगा। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, अगर आपसे सवाल ये करता है कि इक्वेटोरियल पॉइंट इलेक्ट्रिक डायपोल से वाई दूरी पर है, तो वो वाई डिस्टेंस कहां से होगी, सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल से होगी। तो ये वाई डिस्टेंस आप सभी को समझ में आ गई कि एक्स और वाई हमारी क्या है क्या नहीं है। पहला पॉइंट आप सभी को समझ में आया कि कोई भी डिस्टेंस अगर मेजर करी जाएगी तो वो हमेशा इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर से ही मेजर करी जाएगी। तो ये बात आप सभी को समझ में आ गई। दूसरी अगर हम बात करें, ऑल एंगल्स आर मेजर्ड फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। अब देखिए, मान लीजिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि ये ए पॉइंट इलेक्ट्रिक डायपोल से कितना एंगल बना रहा है, तो देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन यही है, इसी डायरेक्शन पर ये लाई कर रहा है, तो इसके लिए थीटा एंगल कितना हो गया, 0। ठीक है, उसी तरीके से बी पॉइंट को अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट से ये कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो बी पॉइंट के लिए हम थीटा एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो दो पॉइंट आप सभी को समझ में आए, जितनी भी डिस्टेंस है इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर से मेजर करी जाएंगी। दूसरा, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो जितने भी एंगल्स हैं वो कहां से, डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन से ही मेजर करे जाएंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जो थोड़ी थोड़ी बेसिक चीजों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तभी आप सवाल को टैकल कर पाएंगे। बहुत से ये बात सोचते हैं कि नहीं जी हमें तो प्रैक्टिस के लिए कराइए, सवाल कराइए। जब सवाल आप, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको आता है तो सवाल पर आप आगे बढ़ जाइए, आप सवाल सॉल्व करिए। अब देखिए, इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में हमने यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन ले ली, क्या है क्या नहीं है। अब देखिए, ये सवाल बोर्ड में हमसे पूछा जा चुका है और दोनों केस मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं बोर्ड के। ठीक है, केस फर्स्ट यहां पर है और केस सेकंड यहां पर है। सीधे सीधे समझाता हूं आपको। अब केस सेकंड, अब देखिए ध्यान दें, हमसे सवाल ये पूछा जा चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पॉइंट एंड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। अब देखिए, मान लीजिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि कोई भी हमारा एक्सियल पॉइंट x दूरी पर है, तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई, x हो गई। क्लियर है, इस x पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें बतानी है कि क्या होगी क्या नहीं होगी। देखो बेटा, ये जब सवाल हमसे पूछा गया तो इसमें बच्चों ने कुछ मिस्टेक करी। सीबीएसई या किसी भी बोर्ड के क्राइटेरिया होते हैं कॉपी चेक करने के कि बच्चा अगर इस पॉइंट पर गलती करता है तो उसके मार्क्स डिटेक्ट कर लें। आपको लगेगा कि आप पूरा सही करके आए हैं, लेकिन फिर भी वो मार्क्स डिटेक्ट कर लेगा। छोटी छोटी माइनर मिस्टेक को भी वो लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा जो सीट आती है उसमें मेंशन रहता है कि क्या इस पॉइंट को बच्चे ने सही किया कि नहीं किया, इस पॉइंट की बेसिक नॉलेज उसको है या नहीं है। अब देखिए, ध्यान दें, सबसे पहले यहां पर जानने की कोशिश करेगा, ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें बतानी है क्या है क्या नहीं है। एक्स दूरी पर है, ये पॉइंट सभी को समझ में आ गया। अब देखिए, माइनस के क्यू चार्ज की अगर बात करें तो इसको क्या मान लिया हमने, 1 मान लिया, प्लस के क्यू चार्ज को हमने सेकंड चार्ज लिख दिया। तो माइनस के क्यू चार्ज की वजह से भी ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, दूसरे वाले चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। देखिए, आपको मालूम है कि क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होती है। इसका मतलब डिस्टेंस जिसके लिए कम उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये बात सभी को समझ में आ गई। इसका मतलब क्या है, सेकंड वाले चार्ज की वजह से, सेकंड वाले चार्ज की वजह से ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, जबकि नेगेटिव वाले चार्ज की वजह से ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी, क्योंकि ये इससे ज्यादा दूरी पर है। क्लियर है। अब देखिए, यहां पर सीबीएसई ने एक चीज को बहुत फोकस किया था कि मार्क्स से डिटेक्ट कर लेने। अब देखिए, आप सभी को मालूम है कि लेंथ ऑफ वेक्टर हमें क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों को सेम लेंथ का बना देते हैं, जिस बात को लेकर के सीबीएसई ने मार्क्स डिटेक्ट कर लिया था। क्लियर है। तो E2 का मैग्नीट्यूड हमारा किससे ज्यादा होगा, E1 के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा। यहां तक की कहानी समझ में आ गई। तो ये वाले वेक्टर की लेंथ हमने ज्यादा बनाई, ये वाली कम बनाई। अब देखिए, सीधी सी बात है, मान लीजिए इधर 15 न्यूटन लग रहा है मेरे ऊपर,
इधर 15 न्यूटन और इधर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो 5 न्यूटन से मैं इधर चला जाऊंगा कि नहीं चला जाऊंगा, ठीक है। तो ए पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, E2 माइनस के E1। इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड में से इस वाली को सीधे सीधे घटा दे। अब देखिए E2 इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारी कितने के बराबर होगी, के क्यू, चार्ज क्यू है, अपॉन आर स्क्वेयर। यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, ये टोटल एक्स है, और एक्स में से एल घटा दूं तो यहां से यहां तक की एक्स माइनस एल डिस्टेंस हो गई कि नहीं हो गई, एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस के क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इधर होगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाती है। तो ये कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। अब E2 में से E1 को अगर आप घटाते हैं तो घटाने के बाद नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी कितनी आती है, 2kp अपॉन एक्स क्यू। बहुत से कहेंगे कि P कहां से आ गया, अरे P हमारा डायपोल मूवमेंट है, Q इंटू टू एल। Q इंटू टू एल टर्म आएगा जब इसको इसमें से इसको हम घटाएंगे, तो Q इंटू टू एल की जगह ओनली P रखना है, डायपोल मूवमेंट रखना है, तो 2kp अपॉन एक्स क्यू। आप देखिए इस सवाल में देख पा रहे हैं कि डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हमारी कैसे है, इस तरीके से है कि नहीं, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। अगर E2 इलेक्ट्रिक फील्ड E1 से ज्यादा है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में ही होगी। तो इसको मैं वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहूं तो E वेक्टर बराबर 2kp अपॉन एक्स क्यू। इसका मतलब क्या है, एट एक्सियल पॉइंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट डायरेक्शन इज सेम, ठीक है। तो हम यहां पर एक पॉइंट बना करके लिख सकते हैं, क्या, एट एक्सियल पॉइंट direction of electric field intensity is same as direction of electric dipole moment, direction of electric dipole मूवमेंट। ये बात आप सभी को समझ में आ गई। ये पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है एक्सियल पॉइंट पर, कोई भी एक्सियल पॉइंट इलेक्ट्रिक डायपोल में हम ले लें तो हमारी इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन वही की डायरेक्शन में ही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आएगी। ये बात आप सभी को समझ में आ गई है। अब देखो यहां पर अगर आप यहां पर भी पॉइंट लेते हैं तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इधर ही आएगी, क्लियर है, इधर ही आएगी जो हमारी डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है। ये आप करके भी देख सकते हो। तो यहां तक की कहानी आप सभी को समझ में आ गई, क्या है क्या नहीं है। अब देखिए उसी सेम तरीके से हम एट इक्वेटोरियल पॉइंट पर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन निकाल रहे हैं। कैसे, ध्यान दें। अब ये पॉइंट आपको समझना है। देखिए माइनस के क्यू चार्ज की वजह से बी पॉइंट पर, इसको मैं फर्स्ट चार्ज कह देता हूं, इसको सेकंड कह देता हूं। माइनस के क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इधर होगी E1, ठीक है। और सेकंड चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इधर होगी E2। लेकिन आप यहां से एक चीज देखिए, ये L है, मान लीजिए ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस x है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। E1 की वैल्यू अगर आप यहां से निकालते हैं तो कितनी आएगी, E1 की वैल्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, का मतलब एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। सिमिलरली E2 की वैल्यू आप यहां पर निकालते हैं इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बी पॉइंट पर, तो ये भी डिस्टेंस इसी के बराबर है, तो ये भी कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से आप देख पा रहे हैं दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इक्वल मैग्नीट्यूड की हो गई। तो इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिजल्टेंट है वो किधर आएगा, इन दोनों के बिल्कुल जस्ट बीच में आएगा कि नहीं आएगा। तो यहां पर आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी आएगी Kp अपॉन एक्स क्यू। क्लियर है सभी को, कितनी आएगी, Kp अपॉन एक्स क्यू आएगी। तो ये बात आप सभी को समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए लेकिन मैंने जब यहां पर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा है तो यहां पर माइनस डायरेक्शन लगाई है। इसका मतलब क्या है, डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होती है, कौन से, इक्वेटोरियल पॉइंट पर। अब देखिए यहां पर डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन तो ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अगर ए वेक्टर की डायरेक्शन बी वेक्टर की डायरेक्शन में है तो ए वेक्टर बराबर बी लिख दूंगा। अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो ए माइनस बी वेक्टर लिखूंगा। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस इंडिकेट करता है कि इन दोनों की डायरेक्शन कैसी हैं, अपोजिट हैं, एक दूसरे के कैसे हैं, अपोजिट हैं। तो ये कहानी आप सभी को समझ में आ गई, क्या है क्या नहीं है। अब देखिए
यहां से एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 kp अपॉन एक्स क्यू आई और इक्वेटोरियल पॉइंट पर कितनी आई है, kp अपॉन एक्स क्यू आई है। क्लियर है। अब हमसे सवाल पूछा जा सकता है, मान लीजिए इन दोनों में रिलेशन क्या है, इन दोनों में रिलेशन क्या है। तो मैं यहां पर एक रिलेशन आपको समझाना चाह रहा हूं। रिलेशन क्या है, मान लीजिए एक्सियल पॉइंट है कोई और एक इक्वेटोरियल पॉइंट है, दोनों पॉइंट डायपोल से सेम डिस्टेंस पर हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर 2 का मल्टीप्लाई अगर इक्वेटोरियल वाली डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड में कर देता हूं तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी बराबर हो जाएगी। ई एक्सियल पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होती है 2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। अगर वो दोनों पॉइंट डायपोल से सेम डिस्टेंस पर हैं तो ही आप इस रिलेशन का आप इस्तेमाल कर पाओगे। क्लियर है। तो यहां तक की कहानी आप सभी को समझ में आ गई, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है क्या नहीं है। अब देखिए यहां से रिलेटेड एक सवाल और पूछा जाता है, ध्यान दें। इस सवाल के बारे में जानने की कोशिश करिएगा, जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में आपको समझाया है। सवाल क्या है, एमसीक्यू टाइप में ये सवाल पूछा जा सकता है, एक एक नंबर आपका मायने रखता है। क्यू चार्ज की वजह से आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मान लीजिए ये पी पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर आई, या एक्स है तो एक्स स्क्वेयर कर देंगे। क्लियर है। और उसी तरीके से जब हमने इलेक्ट्रिक डायपोल लिया, इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पर आई है कितनी, 2 kp अपॉन एक्स क्यू, और इक्वेटोरियल पॉइंट पर कितनी आई है, 2 k ओनली kp अपॉन एक्स क्यू। क्लियर है, kp अपॉन एक्स क्यू। ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि केवल एक सिंगल चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के स्क्वायर के। क्लियर है। और डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस की पावर क्यूब के। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये दोनों सवाल हमसे पूछे गए हैं। ठीक है। तो ये पॉइंट आप सभी को समझ में आया होगा क्या है क्या नहीं है। तो यहां तक की कहानी आप सभी ने जानी क्या है क्या नहीं। अब देखिए यहां पर मैंने आप सभी को इलेक्ट्रिक डायपोल आपको समझा दिया कि इलेक्ट्रिक डायपोल हमारा क्या है क्या नहीं है। अब देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल की कैलकुलेशन आपने समझ ली, जो हमसे सवाल पूछा जाता है, एक्सपेक्टेड चीजें आपको कराई जा रही हैं। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि थोड़ा ज़्यादा चीज़ें मैं पहली और दूसरी यूनिट के लिए कराऊंगा, क्योंकि उनका वहां से ज़्यादा सवाल पूछे जाने की संभावना रहेगी। ठीक है। आप देखिए कॉम्प्रिहेंसिव बेस या केस बेस स्टडी के सवालों को तभी कर पाएंगे जब आप थोड़ी बेसिक नॉलेज रहेगी। जैसे मैंने आपको पोलर मॉलिक्यूल्स पढ़ाया, कभी आपने पहले नहीं जाना फिजिक्स में कि पोलर मॉलिक्यूल क्या है, या आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल आपने नहीं पढ़ा है। ठीक है। आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल के हमारे एग्जाम्पल क्या होंगे, तो ये भी आपने आज ही सीखा है इसी क्लास में। ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट यहाँ पर जानने की कोशिश करिएगा। अब हम जो आगे पढ़ रहे हैं वो किसके बारे में, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में हमें पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं आपको बता देता हूँ। गॉस लॉ से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाने की संभावना है। मेजरली सवाल जो पूछा जाएगा वो गॉस लॉ से पूछा जाएगा, और गॉस लॉ आपका इतना सॉलिड हो जाएगा कि कोई भी सवाल आपका गलत नहीं हो सकता। तो यहाँ से जानने की कोशिश करें। सबसे पहली बात, जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये हमारे पास क्या है, एक प्लेट है, प्लेट कह सकता हूं, या मेरे पास ये क्या है, डिस्क है। तो डिस्क के बारे में भी बात करेंगे। ये भी हमारी क्या आपका डिस्क है। ये दोनों डिस्क किस तरीके से हैं, ध्यान दें। सबसे पहले ये डिस्क इन द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड। क्लियर है। और ये डिस्क क्या आपका बोर्ड के कैसे है, परपेंडिकुलर है, इस तरीके से। क्लियर है। यहां तक की कहानी आप सभी को समझ में आ गई क्या है क्या नहीं है। अगर आप डिस्क, किसी भी डिस्क को यहां पर रखें और उसकी परछाई को देखें तो उसकी परछाई इस तरीके से आपको दिखाई देगी। इसका मतलब क्या है, इस तरीके से प्लेट बनाई गई है, तो ये प्लेट इस बोर्ड के कैसे है, परपेंडिकुलर है। क्लियर है। अगर इस तरीके से डिस्क आपको दिखाई गई है तो इसका मतलब इस तरीके से रखी गई है, जो इस बोर्ड का प्लेन है वही प्लेन किसका है, इस डिस्क का भी है। क्लियर है। तो प्लेन वगैरह सभी आप जानते ही होंगे। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ एंड एप्लीकेशन, इन सभी को पढ़ने से पहले आप सभी को एक चीज आनी चाहिए, एरिया के बारे में। ठीक है। और एरिया की अगर बात की जाए तो एरिया हमारी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर, तो आप सभी को मालूम ही होगा।
अगर नहीं मालूम है तो जान ले, एरिया हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। ज्यादा डेप्थ में न बताते हुए इसको सिंपली तरीके से मैं आगे की ओर बढ़ता हूं, क्योंकि डेप्थ में पढ़ना है तो आपको एप्लीकेशन पर आना पड़ेगा, लाइव बैच आप ज्वाइन करें, ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट यहां पर जाने, सबसे पहली बात, अगर एरिया हमारा वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन भी होती होगी, बिल्कुल होती है। अगर हमारे पास कोई 2D ऑब्जेक्ट है, 2D ऑब्जेक्ट के लिए सबसे पहली बात, एरिया जो वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होती है। क्लियर है? डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन का मतलब क्या है? सरफेस। किसी भी सरफेस के हमेशा कैसी होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो ये बात आप सभी को समझ में आ गई, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहां पर जाने, डिस्क की अगर बात करें, ये हमारी डिस्क है, ठीक है। इस डिस्क की बात करें तो इसकी परपेंडिकुलर हमारा एरिया वेक्टर ये हो सकता है, और इस डिस्क के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये हो गई, और एरिया वेक्टर की एक डायरेक्शन हमारी ये हो गई, ठीक है। देखो जब तक एरिया वेक्टर समझ में नहीं आएगा तब तक आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सवाल नहीं समझ में आएगा, ठीक है। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये हो सकती है और ये हो सकती है। तो मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं कि 2D ऑब्जेक्ट के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन दोनों कंसीडर कर सकते हैं आप, ये वाली डायरेक्शन भी और ये वाली भी डायरेक्शन, ठीक है। तो आपने एरिया वेक्टर के लिए क्या, आपका बोथ डायरेक्शन विल बी कंसीडर, दोनों डायरेक्शन हम क्या कर सकते हैं? कंसीडर कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहां पर जानने की कोशिश करिएगा आगे का पॉइंट। आगे का पॉइंट, अगर आपको कोई 3D ऑब्जेक्ट दिया गया है, अगर आपको कोई 3D ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो 3D ऑब्जेक्ट मान लीजिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि ये क्यूब है, इस क्यूब का ये जो फेस है, इसकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आप कैसे लेंगे? तो देखिए इसके इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये भी हो सकती है परपेंडिकुलर, और नीचे अंदर की ओर भी हो सकती है। मान लीजिए ये छत है हमारी, इस छत की अगर बात करें तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर अंदर की तरफ और बाहर की तरफ भी हो सकती है अगर इसको सरफेस माने। लेकिन एक एजम्पशन है हमारी 3D ऑब्जेक्ट के लिए, हमेशा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसी कंसीडर करेंगे? आउटवर्ड ही कंसीडर की जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूं यहां पर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज कंसीडर्ड आउटवर्ड, हमेशा आउटवर्ड ही हम कंसीडर करेंगे। क्लियर है? यहां तक की कहानी आप सभी को समझ में आ गई, क्या है क्या नहीं है, ये पॉइंट आप सभी को समझ में आया। 2D ऑब्जेक्ट के लिए दोनों डायरेक्शन ले सकता हूं, ये वाली भी डायरेक्शन ले सकता हूं और ये डायरेक्शन भी ले सकता हूं। क्लियर है? अगर 3D ऑब्जेक्ट हो गया तो हमेशा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन उस सरफेस के परपेंडिकुलर ली जाएगी, और हमेशा कैसे? आउटवर्ड। जैसे इस दीवार की अगर हम बात करें तो इस दीवार के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अंदर की तरफ भी हो सकती है और बाहर की तरफ भी हो सकती है। तो हम 3D ऑब्जेक्ट के लिए किधर कंसीडर करेंगे? बाहर की ओर कंसीडर करेंगे। ये बात आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गई। एरिया हमारी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब देखिए आगे का पॉइंट हमारा क्या है, आगे का पॉइंट जानिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अब सवाल हमें समझना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा क्या है क्या नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जानना है। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? फाई ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसा सभी को मालूम है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू any surface परपेंडिकुलरी। आप देखिए यहां पर जानने की कोशिश करें। सबसे पहले किसी सरफेस से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरी कितनी क्रॉस करके जा रही हैं, उनकी संख्या को ही हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मान लीजिए ये एक सरफेस है, इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी 2 पास करके गई हैं,
तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया 2। अगर संख्या का जिक्र आया है तो आप सभी को मालूम है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये कैसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई, ठीक। अब देखिए सबसे पहली बात मैं यहां पर एक बात कह सकता हूं कि अगर हमारी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा पास की, इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा होगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपने ये जाना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, क्लियर है। दूसरा, अगर मैं ये एरिया जितना ज्यादा बढ़ा दूंगा, इस सरफेस एरिया, इस सरफेस का एरिया जितना ज्यादा बढ़ा दूंगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे पास करके जाएंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं किसके, एरिया के। अब देखिए नेक्स्ट यहां पर जानने की कोशिश करिएगा, दो इक्वेशन हमने यहां पर बना दी, इन दोनों इक्वेशन को अगर कंबाइन करूंगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर क्या आ जाएगा, ई डॉट ए आ जाएगा। अब देखिए यहां पर एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर लगा दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और आप सभी को मालूम है कि जब दो वेक्टर क्वांटिटी का हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो कैसी क्वांटिटी आती है, स्केलर क्वांटिटी आ जाती है, क्लियर है। तो स्केलर क्वांटिटी के बारे में आपने जान लिया क्या है क्या नहीं है। जैसे मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि ए डॉट बी किया तो स्केलर आएगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, ए बी कॉस थीटा लिख देते हैं। अगर ए क्रॉस बी, अगर क्रॉस प्रोडक्ट किया या वेक्टर प्रोडक्ट किया तो क्या आता है, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप आता है, ये मैग्नीट्यूड होता है, बात एक ही है, ठीक है। तो आप सभी को यहां तक की कहानी समझ में आ गई। ई डॉट ए को मैं क्या लिख सकता हूं, ई ए कॉस थीटा लिख सकता हूं। तो यहां तक की कहानी आप सभी को समझ में आ गई होगी क्या है क्या नहीं है। अब देखिए ध्यान दें, अब ये थीटा हमारा क्या है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल हमारा क्या कहलाता है, थीटा कहलाता है, क्लियर है सभी को। अब देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं, यहां पर जानने की कोशिश करिएगा। किसी ने कहा कि हमारी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्लेट से ऐसे जा रही हैं और इससे कितना एंगल बनाते हुए, थीटा एंगल बनाते हुए। तो इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ई ए कॉस थीटा होता है। फॉर्मूला आप सभी को मालूम चल गया। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और ए क्या हो गया, इस एरिया ऑफ डिस्क हो गया, तो ई ए हमने लिख दिया। अब थीटा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। अब देखिए इस प्लेट का एरिया वेक्टर क्या होगा, ये वाला होगा कि नहीं होगा। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इससे थीटा एंगल बनाते हुए जा रही है, ठीक है, थीटा एंगल बनाते हुए जा रही है, ये थीटा एंगल है हमारा, ध्यान दें ये हमारा थीटा एंगल है। एरिया वेक्टर ऐसे तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर ये थीटा एंगल कितने के बराबर होगा, 90 माइनस थीटा। तो ई ए कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा को क्या लिख देते हैं आपका, कॉस 90 माइनस थीटा को साइन थीटा। तो यहां पर इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया, ई ए साइन थीटा हो गया। ये बात आपको ध्यान रखना है, बेसिक सी नॉलेज है। तो ये बात आप सभी को समझ में आ गई क्या है क्या नहीं है, ठीक है। आपने इस पॉइंट के बारे में समझा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा क्या है क्या नहीं है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जान लिया, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी बात आप सभी को समझ में आ गई। जल्दी जल्दी से हम रिवीजन कर रहे हैं। अब देखिए यहां पर जानने की कोशिश करिएगा, आपने इसके बारे में जान लिया क्या है क्या नहीं है। अब देखिए आगे का सवाल हमारा क्या है, हमारा सवाल है इलेक्ट्रिक फ्लक्स से ही रिलेटेड सवाल है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला सभी को मालूम है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है ई ए कॉस थीटा, और थीटा कौन सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है, ठीक है। अब सवाल क्या है, इफ ए क्यूब इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, हमारी कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट। इस ई नॉट की अगर बात की जाए, अब हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब, इस क्यूब से पास होने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको बताना है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है क्या नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट यहां पर जानने की कोशिश करिएगा, जैसे मैं आपसे बताना चाह रहा हूं, आप इस क्यूब को ऐसे समझिए जिस स्टूडियो में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। इस स्टूडियो में हमारी इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, ठीक है, इस तरीके से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं।
अगर इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं तो इस वाली दीवार को परपेंडिकुलरली क्रॉस करेंगे और इस वाली दीवार को भी परपेंडिकुलरली क्रॉस करेंगे। तो इसका मतलब इन दोनों से पास होने वाला फ्लक्स तो जीरो नहीं होगा, लेकिन इस वाली दीवार से ऐसे टच करके जाएंगी, परपेंडिकुलरली क्रॉस नहीं करेंगी, ऊपर वाली दीवार को भी ऐसे ही टच करके जाएंगी, नीचे वाले फर्श को भी टच करके जाएंगी, उस वाली दीवार को भी ऐसे टच करके जा रही हैं। तो इसका मतलब क्या है, इन चार फेस से पास होने वाला फ्लक्स हमारा कितना हो गया, जीरो हो गया। यहां तक की बात क्लियर हो गई। इसका मतलब क्या है, इन चारों से पास होने वाला फ्लक्स हमारा कितना हो गया है, जीरो हो गया है। इससे पास होने वाला फ्लक्स और इससे पास होने वाला फ्लक्स और निकाल लें और उनको हम सीधे सीधे जोड़ दें तो इस पूरे क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स निकल आएगा। बहुत अच्छे से समझना है। अब देखिए, ये तो मैंने प्रैक्टिकली आपको समझाया है। अब इसको जो हमने पढ़ा है न्यूमेरिकली इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात, पहले ये क्यूब है, इस पहले क्यूब की अगर बात करें, पहले क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स φ1 हमने कहा है, तो φ1 कितने के बराबर होगा, ई ए कॉस थीटा। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ए है, इस सरफेस का एरिया भी हम ए मान लेते हैं, बाद में लिख देंगे साइड का स्क्वायर, लेकिन इसका एरिया वेक्टर हमारा ऊपर की ओर होगा। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गई, एरिया वेक्टर ऊपर की ओर हो गया, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 हो गया। अब देखिए, दोनों के बीच का एंगल 90 हो गया, तो ई ए कॉस 90, ई ए कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। पहले भी हमने आपको क्या बताया, जीरो बताया। उसी तरीके से इस वाले फेस के लिए भी एंगल 90 हो जाएगा, तो φ3 से पास होने वाला भी फ्लक्स कितना हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, 5 और 6, 5 और 6, 5 ये वाला बोर्ड और वो, इनको इनके लिए भी देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर बाहर की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारी ऐसे है और एरिया वेक्टर बाहर की ओर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो 5 और 6 से भी पास होने वाला फ्लक्स कितना हो गया, जीरो हो गया। क्लियर है। अब देखिए, हमारा एक 2 बचा और एक हमारा 4 बचा, दोनों से पास होने वाला फ्लक्स हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले इस 3D ऑब्जेक्ट है, 3D ऑब्जेक्ट, इसके लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे होगी, इससे पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं और एरिया वेक्टर इधर है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 हो गया। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, ई ए कॉस 180। ठीक है, φ2, तो cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो ये कितना हो गया, माइनस के ई ए के बराबर हो गया कि नहीं हो गया। यहां तक की कहानी आप सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए, चौथे वाले की अगर बात करें तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे क्रॉस करेंगे और इसका एरिया वेक्टर भी इधर की डायरेक्शन में ही होगा, तो थीटा इसके लिए कितना हो गया, जीरो हो गया। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, ई ए कॉस जीरो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, तो ये कितना हो गया, प्लस का ई ए हो गया। अब देखिए, नेट फ्लक्स हमारा इससे पास करने वाला कितना होगा, φ1 φ2 सभी को जोड़ देंगे, क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो φ1 हमारा जीरो हो गया, φ3 भी जीरो है और इसके अलावा φ5 भी जीरो है, ये भी जीरो है। φ2 की वैल्यू माइनस के ई ए है और φ4 की वैल्यू कितनी है, प्लस के ई ए। इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो कितना हो गया, नेट फ्लक्स कितना हो गया, जीरो के बराबर हो गया। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और यहाँ से असर्शन एंड रीजन का सवाल आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, बताऊं, अभी बताता हूं कि सवाल क्या पूछा जा सकता है। अब देखिए, यहां पर जानने की कोशिश करिएगा। अब इस क्यूब से पास होने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा जीरो क्यों हो गया है, तो ये बात हमको समझनी है। यहां पर ध्यान दें, समझने की अगर बात की जाए तो कहने का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें एंटर की हैं, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे बाहर भी चली गई हैं। इनकमिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटगोइंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बराबर हैं, तो इसी वजह से इससे पास होने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया, जीरो। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि इनकमिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बराबर हैं आउटगोइंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, आउटगोइंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बराबर हैं। तो ये बात आप सभी को समझ में आ गई, क्या है क्या नहीं है। क्लियर है, ये पॉइंट आप सभी को समझ में आया। अब देखिए, यहीं से हमारा गॉस लॉ का स्टेटमेंट निकल के आता है और गॉस लॉ के स्टेटमेंट को यहीं से आप समझ सकते हैं क्या,
अब देखिए गॉस साहब ने एक बात कही कि भाई साहब आप इतनी ज्यादा कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसको बड़ी आसानी से शॉर्ट में सॉल्व किया जा सकता है। कैसे? उन्होंने बताया कि अगर किसी बॉडी के इनसाइड अगर कोई भी चार्ज क्यू है, क्यू इनसाइड है, तो उससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। क्लियर है सभी को? यहां तक की बात समझ में आई? सबसे पहले तो आप ये समझें कि किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी भी क्लोज्ड बॉडी को अगर हम रख देते तो उससे पास होने वाला नेट फ्लक्स कितना होगा? जीरो होगा। कोई भी क्लोज्ड बॉडी हो, सिलेंडर हो, स्फीयर हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो उससे पास होने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा, क्योंकि इनकमिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटगोइंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बराबर हो जाती हैं। ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट, यहां पर गॉस साहब ने क्या कहा कि इतनी कैलकुलेशन ना करके आप बड़ी आसानी से शॉर्ट में भी कर सकते हैं। देखिए इस चीज का मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं, क्योंकि वो आपने क्लास में कर रखा है और डेरिवेशन रिक्वायर्ड भी नहीं है इस चीज के लिए। आपको बस इसकी नॉलेज होनी चाहिए। गॉस साहब ने क्या कहा, अगर किसी बॉडी के इनसाइड चार्ज है कोई, तो उससे पास होने वाला नेट फ्लक्स कितने के बराबर होगा? क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। तो दिस इज कॉल्ड गॉस लॉ। क्लियर है सभी को? तो गॉस लॉ के द्वारा जो दिया गया स्टेटमेंट वो क्या है? फाई ई बराबर क्या होता है? क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या है? इस बॉडी के अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, तो इसका मतलब इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? जीरो के बराबर होगा। तो ये बात आप सभी को समझ में आ गई क्या है क्या नहीं। अब देखिए आपसे गॉस लॉ का स्टेटमेंट आपसे पूछ सकता है कि गॉस लॉ हमारा क्या है क्या नहीं है। तो मैं आपको एक सेकंड गॉस लॉ के बारे में आपको समझा देता हूं, गॉस लॉ का हमारा स्टेटमेंट क्या है क्या नहीं। ठीक है। सबसे पहली बात, गॉस लॉ ये कह दिया कि क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ठीक है। और एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आपने पहले ही पढ़ लिया है, वो कितना है? ई ए कॉस थीटा। ठीक है। या ई डॉट ए लिख सकता हूं, या इसी को ई ए कॉस थीटा के बराबर भी हम लिख सकते हैं। ध्यान दें, स्टेटमेंट आपसे पूछा जा सकता है पेपर में। स्टेटमेंट आपसे पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट आप कैसे लिखेंगे? द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through any closed surface, any closed surface को हम क्या कहेंगे? 3D सरफेस। ठीक है। इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टू द चार्ज present inside it। यहां तक की कहानी आप सभी को समझ में आ गई कि क्या है क्या नहीं है। अब देखिए इसी का मतलब क्या है? किसी भी बॉडी से पास होने वाला, क्लोज बॉडी से पास होने वाला फ्लक्स उस बॉडी के अंदर पाए जाने वाले क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। ठीक है। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें, दूसरा और किस तरीके से इसको और ऐसे लिख सकते हैं? द एरियल इंटीग्रल ऑफ गॉसियन सरफेस is equal to 1 upon epsilon naught times to the charge present inside it। क्लियर है? अब देखिए एरियल इंटीग्रल की अगर बात करें तो एरियल इंटीग्रल हमसे क्या कहता है? एरियल इंटीग्रल ऑफ गॉसियन सरफेस या 3D सरफेस भी लिख सकते हैं इसकी। अब देखिए ध्यान दें, इस स्टेटमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एरियल इंटीग्रल ऑफ क्लोज सरफेस। ये जो सिंबल है ये क्लोज सरफेस के लिए, 3D सरफेस के लिए है। तो एरियल इंटीग्रल ई डॉट ए बराबर हो गया कितने के? क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के बराबर हो गया। क्लियर है?
अब देखिए यहां पर आपको गॉस लॉ का स्टेटमेंट आप सभी को समझ में आ गया कि गॉस लॉ का स्टेटमेंट हमारा क्या है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है तो किसी भी तरीके से आप एक्सप्लेन कर दें, ऐसे एक्सप्लेन कर दें या ऐसे भी एक्सप्लेन कर दें। अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अब हमारे पास कितने फॉर्मूले बन गए, ध्यान दें। मैं लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर क्या है, ई डॉट ए, या इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, ई ए कॉस थीटा। सब फॉर्मूले याद होने चाहिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या लिख सकता हूं, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ए बराबर के क्या होगा, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। ठीक है, अब देखिए यहां तक की कहानी आप सभी को समझ में आ गई, गॉस लॉ आप सभी को समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा क्या है क्या नहीं है, तो इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आपको मिली क्या है क्या नहीं है। अब देखिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड जो सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, उन सवाल को मैं आपको बताना चाह रहा हूं। उन सवाल को बहुत अच्छे ढंग से आपको समझना है। अब देखिए एक सवाल चलते चलते हम ये भी जान लेते हैं ध्यान दें सवाल क्या है, सवाल के बारे में जाने। ए चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन फेस ऑफ क्यूब। हमें निकालना है क्या है क्या नहीं है। अब देखिए एक फेस से पास होने वाला, ये मैंने यहां पर क्यूब बनाया है, इस क्यूब को समझना है। इस क्यूब के इनसाइड कहां पर, बिल्कुल सेंटर पर, इसके अंदर सेंटर पर हमारा कौन रखा है, क्यू चार्ज यहां पर रखा हुआ है इसके सेंटर पर। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, यहां से जो बोर्ड में सवाल आपसे पूछा जा सकता है और डेप्थ वाले सवाल आपसे पूछे जाएंगे। यहां पर जाने, यहां पर चार ऑप्शन है, 0, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, इस बॉडी के इनसाइड, इस बॉडी के इनसाइड कितना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू चार्ज है, तो इससे पूरी बॉडी से पास होने वाला फ्लक्स कितना हो गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इस क्यू के हमारे कितने फेस हैं, 6 फेस हैं। 6 फेस की अगर बात करें, रूम का ही देख लें आप, इस स्टूडियो का 1 2 3 4 5 और 6 फेस हो गए आपके। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि 6 फेस से पास होने वाला फ्लक्स हमारा कितना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, तो एक फेस से पास होने वाला, थ्रू वन फेस से पास होने वाला कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। वही वाली बात हो गई, 6 पेन इतने रुपए के, तो एक पेन कितने रुपए का हो गया। ठीक है, बड़ी आसानी से आपने सवाल का आंसर निकाल लिया। सवाल का आंसर कौन सा हो गया, सी। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात यहां से क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिस थ्रू द फेस डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ चार्ज। ध्यान दें, मैं यहां पर लिख रहा हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द फेस डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ चार्ज। चार्ज की लोकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान दें। लोकेशन के ऊपर कैसे, अगर ये क्यू चार्ज इस क्यूब के सेंटर पर है तो सभी फेस से पास होने वाला फ्लक्स बराबर होगा। अगर उसकी लोकेशन चेंज कर देंगे तो सभी फेस से पास होने वाला फ्लक्स बराबर नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बात आप सभी को मालूम होनी चाहिए। बड़ी आसानी से इस पॉइंट को आपने समझ लिया क्या है क्या नहीं है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड एक सवाल है और ये एनसीईआरटी का सवाल है। जैसा कि मैंने आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, ये आपको बहुत अच्छे ढंग से करके ले जाना है। कम से कम एनसीईआरटी की चीज़ों को तो आप कंप्लीट करोगे, और मैं आपको एनसीईआरटी बेस्ड ही चीज़ें आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल एक्सपेक्टेड चीज़ें बता रहा हूँ जो बोर्ड के लिए आपसे पूछी जा सकती हैं। अब देखिए सवाल हमारा क्या है कि इस क्यूब से पास होने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें निकालना है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन हमें यहां पर जानने की कोशिश करेगा गिवन क्या क्या दे रखा है। उस सवाल को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। गिवन ये दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन हमें दे रखी है, वाई और जेड डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्योरली एक्स डायरेक्शन की ओर जा रही हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या है, अल्फा इंटू एक्स की पावर 1/2 है। ठीक है, और हमसे क्या कह रहा है कि अगर क्यूब की साइड, इस क्यूब की साइड हमारी 0.1 मीटर है
और अल्फा जो है ये हमें अल्फा की वैल्यू हमें यहां पर दे रखी है कि अल्फा की वैल्यू हमारी ये है, ठीक है। तो हमसे क्या कह रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब, इस क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स हमें बताना है कितना होगा, और दूसरा इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है तो हमें निकालना है, ठीक है। बड़ा बढ़िया सवाल है और एक ही बार में आप इसको बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। ध्यान दें, सबसे पहली बात देखिए, मैं आपसे नंबरिंग कर रहा हूं। देखिए अगर हमारे पास इस तरीके से, जैसे मैंने पीछे वाला सवाल आपको कराया था, ये हमारा जिस रूम में हम आपको पढ़ा रहे हैं ये इसी तरीके से क्यूब की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी एक्स डायरेक्शन में है तो इस वाले फेस को, इस वाले फेस को, इस अंदर वाले फेस को और इस बाहर वाले फेस की अगर हम बात करें, ध्यान दें मैं यहां पर इनको कनेक्ट कर रहा हूं, इन सभी फेस से पास होने वाला फ्लक्स, ध्यान दें फिर से, इन सभी फेस से पास होने वाला फ्लक्स हमारा कितने के बराबर होगा? 0, क्योंकि ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। तो इस छत से पास होने वाला, फर्श से पास होने वाला, मेरे सामने वाली जो दीवार है, पीछे वाली दीवार है, इनको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टच करके जाएंगी तो इनसे पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा? 0 होगा। इस दीवार से पास करने वाला फ्लक्स और इस दीवार से पास करने वाला फ्लक्स 0 नहीं होगा। क्लियर है? लेकिन बहुत से यहां पर ये सोच रहे होंगे कि तो यहां पर इस क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स आपका 0 हो जाएगा। इस क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स तभी 0 होगा जब ये 3D बॉडी या क्लोज्ड बॉडी हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हो। आप यहां पर देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी एक्स डिस्टेंस के साथ चेंज हो रही है। जब एक्स की वैल्यू हमारी 0 होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी कितने क्या होगी? 0। तो इसका मतलब क्या है? ये हमारा कैसी फील्ड में रखा है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है ये क्यूब। क्लियर है? तो इसका मतलब जो आपने पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा था उस कॉन्सेप्ट को अगर आप लगाते हैं तो सवाल का आंसर गलत हो जाएगा। क्लियर है? आप देखिए, अब देखिए मैं इस वाले फेस को और इस वाले फेस को फर्स्ट और सेकंड से ही पास होने वाला फ्लक्स निकाल लेता हूं। बाकी के फेस से पास होने वाला फ्लक्स तो कितना होगा? 0 होगा, ठीक है। पहले वाले फेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें निकालना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? ई ए कॉस थीटा। अब बहुत से ये कह रहे होंगे सर क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगा दो। हमें क्या नहीं मालूम है? हमें तो क्यू इनसाइड तो हमें खुद निकालना है, इनसाइड वाला तो हमें बिल्कुल ही नहीं मालूम है। तो ई ए कॉस थीटा हो गया। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट यहां पर जानने की कोशिश करिएगा। इस वाले फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ऐसे होगी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की ओर, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ई ए कॉस 180 हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक एंगल समझ में आ गया? अच्छा एक बात बताइए, जब यहां से यहां तक x की वैल्यू कितनी हो गई? एक a हो गई। क्लियर है? जब x की वैल्यू a हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अल्फा इंटू ए की पावर, अल्फा इंटू ए की पावर 1/2। क्लियर है? अब इस वाले फेस का जो एरिया है a इंटू ए, साइड भी तो a है, तो कितना हो जाएगा? a² हो जाएगा। cos 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस हो जाएगी, माइनस के 1। ठीक है, तो ये हमारा फाइव 1 कितने के बराबर हो जाएगा? माइनस के अल्फा ए की पावर 1/2 और ए की पावर क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो मैं इसको फाइव 1 को कैसे लिख सकता हूं? माइनस के अल्फा ए की पावर 1/2 और प्लस का 2 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो मैं यहां पर कह सकता हूं, ध्यान दें, इससे पास होने वाला जो फ्लक्स है, पहले फेज से पास होने वाला फ्लक्स 5/1 इक्वल्स टू माइनस के अल्फा 5/2 हो गया। क्लियर है? आप देखिए, इस सेकंड वाले सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स, फ्लक्स पासिंग थ्रू सेकंड सरफेस, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे हो गई और एरिया वेक्टर भी ऐसे हो गया, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 0। तो ई ए कॉस 0 हो गया। कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। अब देखिए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाली सरफेस तक आएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां पर जाने देखिए, यहां से यहां तक x की वैल्यू a और x की वैल्यू a और बढ़ गई। क्लियर है? x की वैल्यू a और बढ़ गई, तो अब x की वैल्यू कितनी हो गई? 2a। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई अल्फा इंटू 2a की पावर 1/2। क्लियर है? अब इस सरफेस का एरिया भी कितने के बराबर होगा? a² के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो मैं यहां पर इसको कैसे लिख सकता हूं? 2 की पावर 1/2 को अंडर रूट 2 और ये अल्फा हो गया। क्लियर है?
ए की पावर 1/2 और ए स्क्वायर, तो इसको ए की पावर 5/2 हो गया कि नहीं हो गया। तो φ2 फ्लक्स भी आपने यहां पर निकाल लिया कि φ2 फ्लक्स हमारा क्या है क्या नहीं है। अब देखिए दूसरा नेक्स्ट यहां पर जानने की कोशिश करिएगा, नेट फ्लक्स कितने के बराबर हो जाएगा, φ1 प्लस φ2 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, टोटल फ्लक्स। अब देखिए पहला फ्लक्स हमारा कितना आया है, माइनस के अल्फा की पावर 5/2, क्लियर है। और ये कितना आया है, प्लस के 2√2 अल्फा की ए की पावर कितना हो गया, 5/2 हो गया। अब देखिए मैं इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूं, अल्फा ए की पावर 5/2, अंदर बच जाएगा √2 माइनस के 1, ये हमारा टोटल फ्लक्स हो गया, ठीक है, नेट फ्लक्स या टोटल फ्लक्स हो गया। जब हमारा ये टोटल फ्लक्स आ चुका है तो हम क्या कर सकते हैं, आगे ध्यान दें। अब हमें क्या करना है, आगे वाला सवाल हमें सॉल्व करना है। कौन सा है आगे वाला सवाल, चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द क्यूब, क्यूब के इनसाइड जो हमारा चार्ज प्रेजेंट है उसके बारे में हमें बताना है। तो आप सभी को मालूम है कि फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितने के बराबर होता है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है कि नहीं होता है। तो क्यू इनसाइड कैसे निकालेंगे, क्यू इनसाइड है हमारा कितने के बराबर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल इनटू एप्सिलॉन नॉट। अगर इसी वैल्यू में मैं एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लाई कर दूं, अल्फा ए की पावर 5/2 √2 माइनस के 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट, इस क्यूब के अंदर प्रेजेंट होने वाला चार्ज हमारा इतना है। अल्फा की वैल्यू आपको दी गई है, अल्फा की वैल्यू दी गई है वो आप यहां से पुट कर सकते हैं, ए की वैल्यू 0.1 दी गई है वो पुट कर सकते हैं। पुट करने के बाद आप निकाल पाएंगे कि इतने कूलाम चार्ज आपको मिला किसके अंदर, इस क्यूब के इनसाइड। अब देखिए मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, इसका मतलब क्या है, यहां पर जानने की कोशिश करिएगा। हमारी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हवा में चल रही हैं, ऐसा जादू नहीं हो सकता वो हवाई हवा में बढ़ जाएं, क्लियर है। इसका मतलब क्या है, नॉन यूनिफॉर्म कैसे रहा होगा कि यहां से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही होंगी और इसके अंदर जो चार्ज हमारा प्रेजेंट है उसने खुद अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाली होंगी और उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हो गई, नॉन यूनिफॉर्म हो गई। तो ये बात आप सभी को समझ में आ गई क्या है क्या नहीं है। तो यहां तक आपने इस एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल आपने सॉल्व किया क्या है क्या नहीं है। चलिए आगे मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि एक सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम का भी पूछा गया सवाल है, ये बोर्ड एग्जाम का ही सवाल है और इस तरीके के सवाल हमसे पूछे जाते हैं। इस सवाल के बारे में हमें समझना है। सबसे पहली बात, आप सभी को गॉस लॉ समझ में आया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आया। अगर कोई भी 3D बॉडी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी है तो उससे पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। अगर कोई भी बॉडी हमारी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी है तो इसका मतलब उसके अंदर कोई ना कोई चार्ज प्रेजेंट हुआ है, उस चार्ज की वजह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ होगा या हमारी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्रिएट हुई होगी, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट यहां पर जाने, आगे सवाल क्या कह रहा है, ए प्लेन सरफेस इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमें कैसे दे रखा है, 100 न्यूटन पर कूलम आई कैप, ठीक है, 100 आई कैप, सच दैट द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस। यूनिट वेक्टर जो है, जो सरफेस के जो परपेंडिकुलर है वो कितना है, यहां पर जानने की कोशिश करेगा। यूनिट वेक्टर हमारा कितना है, यूनिट वेक्टर हमें दे रखा है, यहां पर जानने की कोशिश करें 0.8 आई कैप प्लस 0.6 जे कैप, क्लियर है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस, तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। सबसे पहला सवाल क्या है, सबसे पहला सवाल ये कि कोई भी सवाल आपसे पूछा जाता है सबसे पहले आप फॉर्मूला पुट करिए। तो हमने यहां पर इस सॉल्यूशन करने के लिए हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए फॉर्मूला लिख दिया ई ए कॉस थीटा, क्लियर है सभी को। अब देखिए नेक्स्ट यहां पर जानने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 100 आई कैप, क्लियर है सभी को। एक और चीज ध्यान दें, यहां पर जितनी भी चीजें हैं ये वेक्टर फॉर्म में दे रखी हैं, तो मैं इनको वेक्टर फॉर्म में ही लिख देता हूं। तो मैं इसको ई डॉट ए लिख सकता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारी 100 आई कैप दे रखी है, तो 100 आई कैप डॉट हमने यहां पर लिख दिया, ठीक है। सवाल ये कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमारी क्या होगी। तो एक चीज आपको समझनी है,
मान लीजिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि एक्स एक्सिस ये है और वाई एक्सिस ये है, ठीक है। यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, एक यूनिट लेंथ का जो यूनिट वेक्टर है वो कितना है, आई कैप है, ठीक है। अगर मान लीजिए मुझे 5 यूनिट लेंथ का यूनिट वेक्टर बनाना है तो वो कितना हो जाएगा, 5 आई कैप हो जाएगा। क्लियर है सभी को, यूनिट वेक्टर की कहानी समझ में आ गई। यूनिट वेक्टर क्या करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यूनिट वेक्टर जो सरफेस के परपेंडिकुलर है, जो सरफेस के परपेंडिकुलर है उसकी डायरेक्शन ये है। इसका मतलब क्या है, ये वाला वेक्टर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में ही है, यूनिट वेक्टर। तो हमारा एरिया वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एरिया इंटू यूनिट वेक्टर कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट यहां पर जानने की कोशिश करिएगा, हमारी साइड क्या है। मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है, मैं इसको एल मान लेता हूं, तो एरिया हमारा एल स्क्वायर हो गया। अब देखिए एल स्क्वायर अगर हमारा एरिया हो गया तो एरिया इंटू 0.I के और प्लस 0.6 जे कैप लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, तो ये हमारा एरिया वेक्टर हो गया। अब देखिए इसको एरिया वेक्टर को ऐसे भी लिखा जा सकता है 0.8 अंदर मल्टीप्लाई करूंगा एल स्क्वायर आई कैप 0.6 एल स्क्वायर जे कैप, ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए एरिया वेक्टर की अगर मैं यहां पर वैल्यू लिखूंगा तो 0.8 एल स्क्वायर आई कैप प्लस के 0.6 एल स्क्वायर जे कैप, हमारा ये हो गया। क्लियर है। अब देखिए अब हमारा यहां पर डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो आप सभी को मालूम है कि मान लीजिए मैंने लिखा 2i प्लस 3j। क्लियर है। और डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं i प्लस जे प्लस के कैप के साथ। तो डॉट प्रोडक्ट आपने पढ़ा है, i के साथ करिए, जे का जे के साथ करिए। तो i का i के साथ किया तो यहां पर 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, 3 इंटू 1 कितना हो गया 3 हो गया। के का कोई कंपोनेंट नहीं है, 0 के लिख सकता हूं यहां पर, 0 इंटू समथिंग करूंगा तो ये 0 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो स्केलर वैल्यू देता है। 100 आई कैप, आई का आई के साथ मल्टीप्लाई किया तो 100 इंटू 0.8 इंटू एल स्क्वेयर। अब देखिए यहां पर 0 जे होगा तो 0 जे का मल्टीप्लाई इसके 0.6 के साथ करूंगा तो 0 ही आ जाएगा। तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास हो रहा है तो 100 इंटू 0.8 इंटू एल स्क्वेयर के बराबर होगा। क्लियर है। और एल की वैल्यू आपकी कितनी है 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके यहां पर आप लिख देंगे तो यहां से आपका क्या निकल आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल आएगा। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये इस तरीके का सवाल आपसे बोर्ड में पूछा जा सकता है, बोर्ड में पूछा जा सकता है आपके पेपर में। ठीक है। अब देखिए इस सवाल को समझने के बाद आगे का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए कंफ्यूजन बना हुआ है और इस कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे आज की क्लास में। ये सवाल बड़ा अच्छा है, एक्सपेक्टेड सवाल है, इस तरीके का सवाल हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है। सवाल को समझने की कोशिश करिएगा। गिवन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है कितनी 5 इंटू 10⁻³ आई कैप। आई कैप का मतलब क्या है, यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में दे रखी है। ठीक है। फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस हेल्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर साइड। ध्यान दें 10 सेंटीमीटर साइड का हमारे पास कोई भी एक स्क्वायर है और आगे क्या कह रहा है, हुज प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, और जो जिसका प्लेन हमारा पैरेलल है किसके, वाई जेड प्लेन के पैरेलल है। ध्यान दें समझने की कोशिश करिएगा। प्लेन आप सभी समझ पा रहे हैं कि प्लेन क्या है। मान लीजिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि प्लेन होता है कोई भी हमारी एक ऐसी फिगर जिसके पास 2 डायमेंशन होती हैं, दैट इज कॉल्ड प्लेन। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है और ये हमारी जेड एक्सिस है। क्लियर है। ये हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हमारी जेड एक्सिस है। यहां पर अगर मैं कोई भी चीज बनाता हूं, ध्यान देने की कोशिश करिएगा, तो ये वाली फिगर की अगर बात की जाए या आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये मेरे बोर्ड का कॉर्नर है। ठीक है। ये बोर्ड की अगर बात करें, ये एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई और ये जेड एक्सिस हो गई। तो इस बोर्ड के पास 2 डायमेंशन है, एक तो एक्स और एक क्या है वाई। तो ये बोर्ड हमारा कौन सा प्लेन हो गया, एक्स वाई प्लेन हो गया। अब ये वाई है और ये हमारी कौन सी है, जेड है।
अगर मैं कोई भी नोटबुक यहां पर रखता हूं तो वो कौन से प्लेन में हो गई, वाई जेड प्लेन में हो गई। अगर कोई भी नोटबुक को मैं ऐसे रखता हूं तो ये एक्स एक्सिस और ये इसके पास जेड एक्सिस हो गई कि नहीं हो गई, क्लियर है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये हमारा कौन सा प्लेन हो गया, एक्स जेड प्लेन हो गया। तो प्लेन आप सभी को समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब क्या है, जो स्क्वायर है वो हमारा कौन से प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में है। तो ये हमारी जेड एक्सिस है, तो इसका मतलब ये प्लेन हमारा इस तरीके से होगा, कौन सा, स्क्वायर सरफेस, ठीक है। अब देखिए, अब सवाल ये कह रहा है कि व्हाट विल बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। सबसे पहली बात हम कहते हैं कि अगर इससे पास करने वाला इस समय कोई ना कोई फ्लक्स है, अगर इसको 30 डिग्री के एंगल पर टिल्ट कर दिया जाए तो फिर इससे पास होने वाला फ्लक्स क्या होगा। इस सिचुएशन में, केस फर्स्ट में आपको बता रहा हूं, इस सिचुएशन में इससे पास होने वाला फ्लक्स क्या होगा, ठीक है। व्हेन स्क्वायर इज इन वाई जेड प्लेन, जब वाई जेड प्लेन में है, क्लियर है सभी को। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई ए कॉस थीटा होता है, ठीक है। ई ए कॉस थीटा की अगर बात की जाए, अब देखिए ये जो हमारी स्क्वायर है, स्क्वायर सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर मैं ऐसे भी ले सकता हूं, ऐसे भी ले सकता हूं, दोनों डायरेक्शन कंसीडर कर सकता हूं। 2D ऑब्जेक्ट है, लेकिन हम सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको देते हैं, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हम वही लेते हैं जो हमारी किधर है, जिस दर की तरफ हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है 2D ऑब्जेक्ट के लिए, क्लियर है। तो अब एक बात बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी ऐसी जा रही हैं, तो एरिया वेक्टर भी तो हम ऐसे ही लेंगे कि नहीं लेंगे। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, ई ए कॉस 0, ठीक है, कॉस 0। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 5 × 10⁻³ क्लियर है। अब देखिए एरिया की अगर हम बात करें, तो जब ये हमारा ऐसा ही यूनिट में है तो 10 सेंटीमीटर को भी तो किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको मालूम है 1 मीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर मेरे भाइयों, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर कितना हो गया, 1/100 मीटर के बराबर हो गया। 10 सेंटीमीटर कितना हो गया, 1/10 मीटर के बराबर हो गया। तो इसका मतलब 0.1 मीटर हो गया, क्लियर है। 0.1 मीटर का स्क्वायर करेंगे तो 0.1 × 0.1 मीटर स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए यहां पर जानने की कोशिश करिएगा, 5 × 10⁻³ मैं इसको 1/10, इसको 1/10 लिख सकता हूं, ठीक है। या हम इसको और सॉर्ट ही कर लेते हैं, 10 की पावर -2 लिख दिया यहां पर। तो 5 × 10 हो जाएगा, ये तो कितना हो गया, 50 हो गया कि नहीं हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या बनेगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, E.A। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन पर कूलम, और एरिया की क्या हो गई, मीटर स्क्वायर। तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ रहा है, 50 न्यूटन पर कूलम × मीटर स्क्वायर आ गया, क्लियर है। अब हमसे आगे सवाल क्या कर रहा है, इस आगे के सवाल को समझने की कोशिश करें। आगे सवाल हमसे कह रहा है, ध्यान दें, आगे सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगर इस प्लेट को हम 30 डिग्री के एंगल पर टिल्ट कर दें, मान लीजिए ये 30 डिग्री के एंगल पर टिल्ट कर दी गई इस तरीके से, ये प्लेट यहां से इस तरीके से एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री, ठीक है। तो इसका एरिया वेक्टर तो कैसे होगा, देखिए ये प्लेट हमारी ऐसे है, ठीक है। इसका एरिया वेक्टर हमेशा कैसे होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, क्लियर है। ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, देखिए ध्यान दें, पहले एरिया ऐसे था तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे। अगर हमने इस एरिया वेक्टर को 30 डिग्री से एंगल टिल्ट किया तो ये भी कितने, 30 डिग्री से एंगल टिल्ट किया तो ये भी तो नीचे की ओर जाएगा कि नहीं जाएगा, ये एरिया वेक्टर। अब देखिए ये पूरा परपेंडिकुलर होता है। अब देखिए ध्यान दें, ये एंगल अगर हमारा 30 डिग्री है एक्स एक्सिस से बताया गया है, तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारी एक्स एक्सिस की ओर ही जा रही है कि नहीं जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल अब कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया।
तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, ई ए कॉस 60 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 5 × 10⁻3, एरिया 10⁻⁻2 है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2। तो अब पहले के कंपैरिजन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स आधा हो जाएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई, 25 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आप सभी को समझ में आया होगा। बोर्ड में इस तरीके का सवाल आपसे पूछा जा सकता है और ये कंफ्यूजन भी आपके क्लियर हुई, ठीक है। अब देखिए आगे की स्लाइड में हम चलते हैं। यहां तक की कहानी आप सभी को समझ में आ गई क्या है क्या नहीं है। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, गॉस लॉ से रिलेटेड चीजों को हमें समझना है कि गॉस लॉ से रिलेटेड चीजें हमारी क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब देखिए गॉस लॉ की प्रॉब्लम्स हम यहां पर सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहली बात, गॉस लॉ का स्टेटमेंट आप सभी को मालूम है कि गॉस लॉ हमारा क्या है, ठीक है। गॉस लॉ हमसे कहता है क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ए बराबर होता है क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर किसी भी क्लोज्ड बॉडी के अंदर चार्ज नहीं बैठा है तो हम क्या बनाते हैं, उसके लिए उसको इमेजिनरी सरफेस में हम उसको बंद करते हैं, और बंद करने के बाद जिस इमेजिनरी सरफेस में हम उसको बंद करते हैं तो वो कौन सा सरफेस कहलाता है, गॉसियन सरफेस कहलाता है। इतना तो आपने पढ़ा ही है, ठीक है। देखिए आपको एक बात तो मालूम है कि अगर मेरे को इसी बात को मैं क्या लिख सकता हूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर भी लिख सकता हूं, क्लियर है। अगर किसी बॉडी से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरे को मालूम है तो मैं उसकी मदद से क्या निकाल सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी निकाल सकता हूं। तो मैं आपसे बताना चाह रहा हूं कि गॉस लॉ का सबसे बड़ा एप्लीकेशन यही है, इसकी मदद से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। दूसरा, इसकी मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इसकी मदद से निकाली जा सकती है। ये थोड़ा लेक्चर लेंथी हो सकता है तो आप इस लेक्चर को स्किप करके देख सकते हैं। जो चीज़ें आपको आती हैं उनको स्किप कर दें, जो चीज़ें नहीं आती हैं उनको आप पढ़ाई करें अच्छे से। आप देखिए हमसे क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। देखिए सेल वर्ड आ गया तो सेल का मतलब क्या होता है, हॉलो। हमारे पास कैसा है, हॉलो स्फीयर है। कुछ इंफॉर्मेशन मैं दूंगा, इस सवाल में थोड़ा सा इंटरचेंज होकर के आ सकता है। मैंने यहां पर लिखा हॉलो स्फीयर, ठीक है। हॉलो स्फीयर में मैंने क्या लिखा, आगे कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, ठीक है। कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर के अलावा मैंने लिखा कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ठीक है। और मैंने लिखा नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर। ध्यान दें, सबसे पहली बात, नॉन कंडक्टिंग को हम क्या कह सकते हैं, इंसुलेटिंग कह सकते हैं। देखिए कंडक्टिंग मेटेलिक हॉलो स्फीयर को जितना भी चार्ज देंगे वो उसके सरफेस पर जाकर के बैठ जाएगा। सॉलिड स्फीयर को भी जितना चार्ज देंगे वो पूरा का पूरा सरफेस पर बैठ जाएगा। नॉन कंडक्टिंग हॉलो को जितना चार्ज देंगे तो वो तो सरफेस पर ही बैठा रहेगा। तो ये तीनों स्फीयर हमारे एक जैसे ही होते हैं। तो तीनों के लिए अगर ये सवाल पूछा जाए तो तीनों के लिए सेम रिजल्ट है, ये बात ध्यान रखना है। ये बोर्ड में पूछा गया सवाल है और अच्छा सवाल है। इस सवाल को हमें सॉल्व करना है, क्या है क्या नहीं, ध्यान दें। सबसे पहली बात, गॉस लॉ आप सभी को समझ में आया। गॉस लॉ की मदद से हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। हमसे जब सवाल पूछा जाएगा बोर्ड में तो पहले से ही इंडिकेट कर देगा कि डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक स्फेरिकल सेल है। हमारे पास क्या है, एक स्फेरिकल सेल है। हमने यहाँ पर एक स्फेरिकल सेल बना दी। हमने यहाँ पर हमने एक स्फेरिकल सेल बना दी, ठीक है। स्फेरिकल सेल का मतलब क्या होता है, खोखला, क्लियर है। सेल बनाने के बाद हमसे क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी कहाँ पर, आउटसाइड द सेल। कोई भी पॉइंट आउटसाइड है, इनसाइड निकालनी है, अंदर वाले पॉइंट पर भी निकालनी है। और मैं एक और पॉइंट ऐड कर रहा हूं, एट द सरफेस, थर्ड पॉइंट सरफेस पर भी निकालनी है। कहां पर, सरफेस पर, ठीक। अब देखिए मैंने ये सेंटर लिया, इसकी रेडियस हमने आर मानी, ठीक है। इसके अंदर हमारा एक पॉइंट है ए जो आर डिस्टेंस पर है, स्मॉल आर डिस्टेंस पर है। सरफेस पर हमारा एक पॉइंट बी है
जो स्मॉल आर डिस्टेंस पर है, और आउटसाइड हमारा कोई पॉइंट सी है वो भी कितनी डिस्टेंस पर है, स्मॉल आर डिस्टेंस पर है। अब देखिए तीनों पॉइंट का इंडिकेशन कैसे करेंगे। ए पॉइंट की अगर बात करें तो आर डिस्टेंस पर है, और ये आर डिस्टेंस कैपिटल आर डिस्टेंस से छोटी है। कैपिटल आर का मतलब क्या हो गया, रेडियस ऑफ दिस स्फेरिकल सेल। तो ये पॉइंट किसको इंडिकेट कर गया है, इनसाइड वाले पॉइंट को। बी पॉइंट की अगर हम बात करें तो स्मॉल आर जब आर के बराबर हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है, ऑन द सरफेस वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। अब देखिए सी पॉइंट की अगर बात करें तो स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो कैपिटल आर से ग्रेटर हो गया, तो ये कौन सा पॉइंट इंडिकेट कर दिया, यहाँ पर आउटसाइड वाला पॉइंट इंडिकेट हो गया। क्लियर है। अब देखिए इससे आगे की कहानी यहां पर समझे। अब हमें यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो निकालनी है, कौन से पॉइंट पर निकालनी है, सी वाले पॉइंट पर निकालनी है। तो मैं यहां पर सबसे पहले क्या कर रहा हूं, आउटसाइड वाले पॉइंट पर निकालता हूं, फिर ऑन द सरफेस, फिर इनसाइड वाले पॉइंट पर। जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, तो यहां पर हमने एक इमेजिनरी सरफेस बनाया, ठीक है। ये इमेजिनरी सरफेस जो है जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, तो ये इमेजिनरी सरफेस का मतलब क्या है, ध्यान दें, इस पूरी की पूरी सेल को कवर कर लेगा, 3D होगा, एक फुटबॉल की तरह। मान लीजिए एक छोटी फुटबॉल है, उसको हमने एक बड़ी फुटबॉल से कवर कर दिया, तो इसी इमेजिनरी सरफेस को हमने क्या नाम दे दिया, गॉसियन सरफेस नाम दे दिया। क्लियर है सभी को। अब देखिए नेक्स्ट यहां पर जानने की कोशिश करिएगा। अब सवाल हमारा क्या है, इससे पास होने वाला नेट फ्लक्स हमें निकालना है। इससे पास होने वाला नेट फ्लक्स की हमें सी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे। अब देखिए आप सभी को मालूम है कि हमारा एक रिलेशन है गॉस लॉ का, ई डॉट ए बराबर होता है हमारा क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। क्लियर है। मान लीजिए मैं आपसे कह देता हूं कि इसके ऊपर जो हमारा चार्ज फैला हुआ है वो कितना चार्ज है, इसके पास टोटल चार्ज क्यू है। क्लियर है, कितना है, क्यू चार्ज है, ठीक, क्यू चार्ज है। तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज हो गया, क्यू इनसाइड कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एक चीज यहां पर आप हमेशा याद रखें, ये डीए जो होता है, डीए क्या होता है, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस का एरिया होता है। अब देखिए इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी ऐसे, और इस पॉइंट का एरिया वेक्टर भी बाहर की ओर होगा, क्योंकि ये 3D सरफेस है, दोनों के लिए थीटा एंगल कितना हो गया, 0, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं ई डी ए कॉस 0, तो ई डी ए के बराबर हो जाएगा। अब डी ए क्या है, आपका एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। तो देखिए एक स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए ये गॉसियन सरफेस अगर देखें तो इस गॉसियन सरफेस की तो रेडियस स्मॉल आर है, तो मैं यहां पर क्या कह सकता हूं, 4 पाई आर स्मॉल आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर को नीचे लाऊंगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर हो गया। क्लियर है सभी को। अब देखिए क्यू चार्ज कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट ये पूरा टर्म कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहां पर जानने की कोशिश करेगा दूसरा पॉइंट। अब हम सरफेस की बात करते हैं। जब इस स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी कितनी हो जाएगी, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। स्मॉल आर की जगह हम क्या रख देंगे, कैपिटल आर का स्क्वायर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी कितना हो जाएगा, देखिए सारे के सारे टर्म इसमें कैसे कांस्टेंट हो गए कि नहीं हो गए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कैसी हो गई, कांस्टेंट हो गई सरफेस पर आकर के, और कांस्टेंट के साथ साथ मैक्सिमम भी हो गई। बाहर वाले पॉइंट पर जैसे जैसे हम जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी डिक्रीज हो रही है। अब देखिए इनसाइड वाले पॉइंट की अगर हम बात करें तो इस इनसाइड वाले पॉइंट को आप समझने की कोशिश करिएगा। ए पॉइंट को लेकर के जब हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो
इस गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज हमारा कुछ भी नहीं है, ठीक है, अंदर का चार्ज कुछ भी नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड वाले पॉइंट पर हमारी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये पॉइंट आप सभी को समझ में आया कि सेल के इनसाइड हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, सरफेस पर कांस्टेंट जो कितने के बराबर है, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम क्या कर सकते हैं, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको भी क्या लिख सकते हैं, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां तक कि के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो ये पॉइंट आप सभी को समझ में आया कि स्फेरिकल सेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी आउटसाइड वाले पॉइंट पर क्या होती है और इनसाइड वाले पॉइंट पर क्या होती है, ऑन द सरफेस क्या होती है। तो इस तरीके से आपने इस पॉइंट को जाना क्या है क्या नहीं है। अब देखिए हमसे सवाल ये भी कह रहा है कि प्लॉट द ग्राफ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सेल। अब हमें इसके लिए ग्राफ भी हमें प्लॉट करना है, तो इस ग्राफ को हमें प्लॉट करना है, ध्यान देने की कोशिश करिएगा, बड़ी आसानी से हम इस ग्राफ को प्लॉट कर पाएंगे। मान लीजिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास ये तो हमारे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस हो गई। अब नेक्स्ट यहां पर जानने की कोशिश करें, हम जिस स्फीयर की वजह से जो ग्राफ बना रहे हैं वो क्या है, इस तरीके से मान लीजिए ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है, ये इसका सेंटर को इंडिकेट कर रहा है, इसके ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ था, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज क्यू के बाद नेक्स्ट यहां पर जानिएगा, अगर मैं ये वाली लाइन यहां पर बनाता हूं, ये डिस्टेंस हमारी कितने के बराबर होगी, आर के बराबर होगी कि नहीं होगी। यहां पर मैंने एक डिस्टेंस बनाई, यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस के बराबर होगी। अब देखिए यहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, ध्यान देने की कोशिश करिएगा, इनसाइड वाले पॉइंट पर तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ठीक है, अचानक से जैसे ही हम सरफेस पर पहुंचे तो सरफेस पर पहुंचने पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो गई, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और जैसे ही हम आउटसाइड हम जा रहे हैं, आउटसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब क्या है, आउटसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये कैसा ग्राफ बनेगा, हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबॉलिक ग्राफ बनेगा। क्लियर है सभी को, रेक्टेंगुलर हाइपरबॉलिक ग्राफ, इस तरीके से ये ग्राफ हमारा हो जाएगा और इन्फिनिटी पर जाकर के ये इससे मिल जाएगा ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो ये ग्राफ भी आप सभी को समझ में आ गया, जो हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छा सवाल है, आपकी एनसीईआरटी में भी ये सवाल है, कॉन्सेप्ट है। आप देखिए नेक्स्ट यहाँ पर जानने की कोशिश करिएगा, आगे का सवाल हमारा क्या है। इस सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है, इस सवाल के पूछे जाने की भी संभावना बहुत ज़्यादा है, और ये हमारा इस लेक्चर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। हो सकता है कि ये, हो सकता क्या है, ये लेक्चर लेंथी हो गया है, लेकिन इसमें पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक हमने 2 चैप्टर में कवर करी है, जो आपके स्कूल में इसी को कवर करने में महीने लग जाते हैं, ठीक है, इसी चीज को हमने यहाँ पर कवर किया है, ध्यान दें। सबसे पहले हमसे सवाल क्या कह रहा है कि हमारे पास एक इनफाइनाइटली चार्ज सीट है। अब देखिए ये इनफाइनाइटली चार्ज सीट हमने यहां पर बना दी, ठीक है, और इसके ऊपर इनफाइनाइटली चार्ज सीट है, मान लीजिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हमारा क्या है, फैला हुआ है इसके ऊपर। अब सवाल हमसे क्या कह रहा है कि इस इनफाइनाइट चार्ज सीट की वजह से हमें किसी एक पॉइंट पर क्या बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। आप देखिए मान लीजिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। ये इनफाइनाइट चार्ज सीट है, ये इनफाइनाइट है, और इसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूं, कोई भी चीज़ अपने आप में इनफाइनाइट नहीं होती, हमारे एंगल ऑफ विजुअलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। अगर इस मार्कर को मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो दोनों पॉइंट मेरे को दिखाई दे रहे हैं, तो ये मेरे लिए फाइनाइट हो गई। अगर किसी चीटी को यहाँ पर ला करके बिठा दूँ तो उसके लिए ये दोनों पॉइंट कैसे हो जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे, तो उसके लिए एक इनफाइनाइट रॉड की तरह काम करेगी। क्लियर है। अब कहने का मतलब क्या है, ये पॉइंट P इसके बिल्कुल पास में है। अब देखिए इस तरीके से मैंने जो बनाई है, इसका मतलब भी क्या है, ये सीट परपेंडिकुलर है हमारे इस बोर्ड के, ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई।
अब देखिए हम इसको निकालने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? गॉस लॉ का। गॉस लॉ का इस्तेमाल करेंगे तो हम पहले क्या बनाते हैं? गॉसियन सरफेस बनाते हैं। हमने पी पॉइंट को लेकर के एक गॉसियन सरफेस बनाया जो सिलेंड्रिकल है। बाहर की ओर हमने एक सिलेंडर लगाया तो उतनी सेम डिस्टेंस का सिलेंडर पीछे की ओर भी लगाएंगे, क्योंकि आप पढ़ के आए हैं, आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, गॉसियन सरफेस ऑलवेज सिमेट्रिकल, ऑलवेज सिमेट्रिकल, ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट द चार्ज, अबाउट द चार्ज, चार्ज के अबाउट हमेशा कैसा होगा? सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, तो ये हमारा चार्ज है, ये हमारा चार्ज है, इस चार्ज की सिमेट्रिकल है, तो इसका मतलब इतना ही सेम डिस्टेंस का हमने गॉसियन सरफेस पीछे की ओर बना दिया। ठीक है, आप क्यूबॉइडल भी बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहां पर क्या आपका सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया है। अब देखिए, ध्यान देने की कोशिश करिएगा। अब इस पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, क्या होगी क्या नहीं होगी। देखिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि यहां पर मैं कुछ सरफेस अलग अलग सेपरेट कर रहा हूं। मैंने कह दिया कि इसको मैंने कह दिया 1, इस सरफेस को मैंने क्या कह दिया? सेकंड कह दिया। ठीक है, और इस सिलेंडर का ये जो कर्व्ड सरफेस है इसको हमने क्या कह दिया? थर्ड कह दिया। कर्व्ड सरफेस को हमने क्या कह दिया? थर्ड कह दिया। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि इन तीनों सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स क्या होगा? φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 के बराबर होगा। अब देखिए ध्यान दें, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज यहां पर है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो ऐसे जाएंगी और ऐसे जाएंगी। क्लियर है? अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इस सरफेस का एरिया वेक्टर भी इधर होगा तो इसके लिए थीटा एंगल 0 हो गया, इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा तो इसके लिए भी थीटा एंगल कितना हो गया? 0। कर्व्ड सरफेस की अगर हम बात करें तो इसके लिए देखिए एरिया वेक्टर, कोई मैंने एक छोटा सा एरिया ले लिया डीए, उसका एरिया वेक्टर ऊपर की ओर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर ऊपर, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 90। तो हम कह सकते हैं कि इसके लिए थीटा एंगल कितना आ गया? 90 आ गया। अब देखिए टोटल फ्लक्स की अगर हम बात करें तो φ1 फ्लक्स हमारा कितने के बराबर होगा? ई डॉट डी ए के बराबर होगा। क्लियर है? क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। क्लियर है? तो ई डॉट डी ए, तो ई डी ए कॉस 0 हो गया। φ2 फ्लक्स भी कितना हो गया? क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कॉस 0